हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ स्वीट हार्ट एंजल, एपिसोड 1। एक सुनसान इलाके में बंद पड़ी खंडहर जैसी एक फैक्ट्री थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इधर कई सालों से कोई आया नहीं है। वहीं उस फैक्ट्री के अंदर किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। वहां पर कोई शोर न होने के कारण वो धीमी सांसें पूरी फैक्ट्री में हल्की हल्की गूंज रही थी। वहीं एक लड़की बंधी हुई थी। उसके हाथ और पैरों को जंजीर से कसकर बंधा आया और वह इस वक्त हवा में झूल रही थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसके हाथ पैर से या यूं को है पूरे शरीर से खून टपक रहा था। साथ ही उसके शरीर पर बहुत सारे मारने के निशान थे। उनमें से कई पुराने थे तो कई ताजे थे। उसके चेहरे पर शायद एसिड डाला गया था, जिस कारण उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। ये सा लग रहा था वैसे बहुत समय से टॉर्चर किया गया हो, जानवरों की तरह उसे पिटा गया हो। तभी फैक्ट्री का मेन दरवाजा खुला और एक के बाद एक चार गाड़ियां अंदर आए। सबसे पहले गाड़ी में से कुछ हटके कटे बॉडीगार्ड निकले और उन्होंने अपने पीछे खड़ी कार का डोर ओपन किया। कार का डोर ओपन होते ही उसमें से एक लड़का बाहर आया जो दिखने में करीबन 28 साल का होगा। उसने एक वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वह बड़े ही अकड़ के साथ गाड़ी से बाहर आता है और अपने पहने कोट के आगे के बटन लगाकर कार के दूसरी ओर जाता है और दरवाजा खुलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कुछ ही समय में उसके हाथ में एक कोमल नाजुक हाथ आता है और उसे अच्छे से थाप लेता है। उसके बाद उस कार से एक महंगे हिल पहने लड़की के लंबे पैर दिखाई दे रहे थे। लड़की ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटने के थोड़ा ऊपर थी। उसने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे। उसकी उम्र कुछ 26 साल होगी। आंखों में नफरत लिए वह सामने अधमरी हालत में पड़े उस लड़की को देख रही थी और फिर वो दोनों शैतानों की तरह हंस रहे थे और उसे उस लड़की को देखकर घिन भी आ रही थी। वह लड़की जो कार से उतरी थी वो बड़े ही स्टाइल और नजाकत के साथ चलकर उस लड़की के सामने आती है तो वहां खड़ा लड़का लड़की के कमर पर हाथ रखकर उसके बगल में आकर खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों ही उस लड़की को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी गंदे कचरे के ढेर हो। फिर वो लड़का अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करता है। इशारा पाकर वो बॉडीगार्ड आगे आकर वहां बंधी जंजीर को खोल देता है और इसी के साथ वो लड़की जो बंधी हुई थी वो एकदम से नीचे गिर जाती है। जोर से गिरने के कारण उसकी चीख निकल जाती है, वर इसे वहां खड़े किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अचानक वहां खड़ी लड़की आकर परवाह और चिंता दिखाने का नाटक करते हुए कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता, देखो तुम्हारे कारण बेचारी को चोट लग गई ना, चलो तुरंत माफी मांगो। फिर नीचे गिरी लड़की की ओर देखकर कहती है, अरे अरे सिया, ये क्या हो गया? तुम अचानक ऐसे नीचे कैसे गिर गई? आओ मैं तुम्हें उठाने में मदद करती हूँ। ये कहकर वह उसके हाथों को पकड़ लेती है और उनमें अपने नुकीले नाखून बढ़ाने लगती है, जिससे वह लड़की की चीज निकल जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो दूसरी लड़की उसका हाथ एक तरफ झटक देते हुए खड़ी हो जाती है और पीछे खड़े बॉडीगार्ड को और अपना हाथ बढ़ाती है तो वह बॉडीगार्ड जल्दी से एक साफ रुमाल उसके हाथ में देता है, जिससे वह लड़की अपने हाथ साफ करने लगती है। वह हाथ ऐसे साफ कर रही थी जैसे अभी अभी उसने कोई गंदी चीज को छुआ। फिर वह लड़की कार की ओर जाती है और कार से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस बॉक्स में से एक मिठाई निकालकर उसके मुंह में जबरदस्ती डालते हुए कहती है, लो मिठाई खाओ सिया, तुम्हें पता है यह मिठाई किस खुशी में है? तुम्हें कैसे पता होगा ना, तुम तो फॉरेन में आराम कर रही थी चोरी किए पैसे से। ये सब सोचते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ की कसम। वो जमीन पर पड़ी सिया कुछ नहीं बोलती, बस अपनी आंखों में हवा लिए उसे देखने लगती है तो दोहरी लड़की कहती है, कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता रही हूँ, आखिरकार कुछ तो लगती हूँ तुम्हारी। यह मिठाई इस खुशी में है कि आज मेरे मंगेतर सॉरी तुम्हारे कभी ना होने वाले मंगेतर से शादी कर ली। साथ ही साथ पता है तुम्हारी सगी माँ जिसने तुम्हें पैदा किया, आज उसने अपने बेटों से भी बढ़कर मुझे मानकर अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करवा दी। मेरे आखिरकार जो मेरा था वह मुझे मिल ही गया। फिर अपनी भोली सी सूरत बनाकर आगे कहती है, सिया आज मेरी शादी हुई है, क्या तुम मुझे कोई तोहफा नहीं दोगी? चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी ओर से खुद को एक तोहफा देती हूँ, तुम्हें बस उस पर सिग्नेचर करनी है। बस सिंपल, मेरे लिए इतना तो करोगी ना? ये कहती है फिर व्हाइट सूट पहने लड़की की ओर इशारा करती है तो वह लड़का तुरंत एक पेन और कुछ डॉक्यूमेंट उस लड़की के हाथ में थाम आता है। वह लड़की वह डॉक्यूमेंट लेकर सामने पड़ी सिया की ओर करती है और बोलती है, चलो जल्दी से इस पर अपने साइन कर दो। वही सिया जो अब तक जबरदस्ती मिठाई खिलाने जाने पर खांस रही थी, अचानक उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, इसकी खांसी तक रुक गई। एक नज़र उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद फिर वह लड़की सामने खड़ी लड़की के आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगती है।
इस वक्त उसकी हेजल आंखों में एक अलग गुस्सा, नफरत और लाचारी साफ देखी जा सकती थी। फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ कहने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया, हमेशा अपना परिवार माना, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रागिनी? बताओ मुझे। और फिर उसके पीछे खड़े उस व्हाइट सूट पहने हुए लड़के को देखते हुए कहती है, वरुण, मैंने तो तुम्हें अपना प्यार माना था, तुम्हें पूरे शिद्दत से प्यार करती थी, तुम मुझसे शादी करने वाले थे, तुम मुझसे प्यार करते थे, हम हमेशा साथ रहने का वादा किया था एक दूसरे से, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरी जगह, सब कुछ आज तुम्हारे पास है, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी ऐसी बातें सुन सामने खड़ी लड़की को बाहर दो गुस्सा आता है और वह उस नीचे पड़ी लड़की को एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह लड़की नीचे गिर जाती है। फिर रागिनी आगे बढ़कर सिया के हाथ पर अपनी हिल गधाते हुए कहते हैं, क्यों किया मैंने? ये जाना चाहती हो ना तो सुनो, मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं लिया, वह सब मेरा था, वह परिवार, वह दौलत, स्टाइलिश स्टाइल, सब मेरा था। वो तुम थी जो बीच में आ गई थी, वह तुम थी जिसकी वजह से ये सब मुझसे छीन जाने वाला था, और रागिनी कभी ऐसे होने नहीं देती। तुम्हारी बस इतनी गलती है कि तुम मेरे माँ पापा की असली बेटी है और मैं नहीं, और यह सब जो हो रहा है ना, उसका और एक रीजन है, वह बुढ़ा जिसके वजह से मैं लगभग सड़क पर आ गई थी, मैंने तो उसे भी ठिकाने लगा दिया, अब बारी तुम्हारी है। वही सिया जो उसकी बातें सुन रही थी, वह कुछ कहना चाहती थी, पर अचानक उसको अपने पेट और गले में बहुत दर्द होने लगा, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से लगातार खून बहने लगा। ये देखकर वह सामने खड़ी रागिनी को देखती है तो वह कुटिलता से हंसते हुए कहते हैं, शायद मेरे शादी की मिठाई तुम्हें रास नहीं आई। सिया समझ जाती है कि उस मिठाई में जहर था और धीरे धीरे वह जमीन पर लेट जाती है, पर वह डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब रागिनी दिखती है, सिया जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके सांसें नहीं चल रही थी, तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मरते समय भी सिया ने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए थे। रागिनी गुस्से में आकर बेहोश पड़ी सिया को 4-5 लातें मारती है। ये देखकर उसके पीछे खड़ा व्हाइट सूट पहना हुआ वरुण आगे आता है और कहता है, रागिनी बेबी काम डाउन, वह मर चुकी है और वैसे भी हमारा काम तो हो चुका है ना, इसके के साइन करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कहकर वह उसे शांत करने लगता है। लड़की भी उसकी बात सुनकर लंबी सांस लेती है और खुद को शांत कराती है। फिर उस लड़के की ओर देखकर कहती, हम तुम सही कह रहे हो वरुण, और वैसे भी हम दोनों अब हमारी प्यारी सिया के प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। फिर दोनों हंसते हुए वापस कार में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं जमीन पर पड़ी सिया जो आधी बेहोशी में थी और उसकी सांसें भी बहुत धीमा चल रही थी, जहर के कारण उसे अपने पूरे शरीर में बहुत जलन और दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। वह एकटक ऊपर देख रही थी जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसे ये भी पता नहीं था कि दिन है या रात। वह अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। फिर वह अपने मन नहीं कहते हैं, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या हम इसी के लायक हैं? आज तक हमने किसी को भी तकलीफ नहीं दी, फिर हमारे खुद के परिवार में हमें ठुकरा दिया, हमारी प्यार ने हमें धोखा दिया, और ऐसी बदकिस्मत क्यों हूं मैं? फिर आसमान में देखते हुए, बस अगर एक मौका मिल जाता तो अपनी जिंदगी बदल कर रख देती मैं। जिन्होंने मुझे इस हालात में लाकर रख दिया, उन सब की जिंदगी जहन्नुम बना देते, सबको बर्बाद कर देते, जिसने मुझे बर्बाद किया सबको। अपने मन में गुस्सा और बदले की भावना लेते हुए सिया ने अपना दम तोड़ दिया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह उस अंधेरे में डूबती चली गई, और बीते वक्त के साथ उसका बेजान शरीर वही उस गंदगी और धूल मिट्टी में एकदम शांत पड़ हुआ था। अभी भी सिया को अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा था, पर उसे अपनी सर में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द एक वक्त में इतना बढ़ गया कि उसे ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोलने पड़ी। एक झटके से अपनी आंखें खुलती है। अचानक तेज रोशनी के कारण उसने अपनी आंखें बंद करे। कुछ देर बाद अपनी आंखों को रोशनी के साथ एडजस्ट करने के बाद सिया ने अपनी आंखें खुली और आसपास देखने लगी। इस वक्त वो हॉस्पिटल के एक कमरे में थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथों पर ड्रिफ्ट लगाई गई थी जिसके एक तरफ खून और दूसरे तरफ ग्लूकोज था। सिया को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्या किसी ने उसको बचा लिया है, पर जिस तरह का दर्द उसे महसूस हो रहा था उसे तो ऐसा लग रहा था वह मर चुकी है। पर कभी अचानक उसकी नज़र सामने गई जहां पर एक बड़ा सा आईना था, जो उस हॉस्पिटल के वार्ड में ही दीवार की तरह। सिया जब उस आईने में खुद को देखती है तो चौंक जाती है और अपने हाथ से उन सुइयों को एक झटके से निकालती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। पर उस दर्द को नजरअंदाज कर वह बिस्तर से खड़ी हो जाती है और अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है।
आईने में लगभग एक 17 साल की पतली कमजोर पर सुंदर लड़की खड़ी थी। उसकी हेजल आइस उसको और खास बना देती थी। उसके बाल बस थोड़े बिखरे हुए थे पर भी उससे अलग लुक दे रहे थे। सर पर बहुत पटिया बंधी हुई थी फिर भी उसकी खूबसूरती छुपाए चुप नहीं रही थी। सिया खुद से कहती है, जब मुझे मारी दिया किया गया था तब मैं 26-27 साल की थी, पर अब मैं वह अपने 17 साल की एज में हूँ, ये सा लग रहा था। सिया इंडिया के लिए 10 अमीर फैमिली में से एक परिवार राव परिवार की बेटी है। राव परिवार में फैमिली हेड ओल्ड मिस्टर राघव राव 66, उनका बेटा अविनाश राव 41, उसकी पत्नी रेवा राव 39 और उनके 3 पोते राम राव 28, आधिर राव 25 और नक्श राव 22 थे। पर फिर भी उन्हें एक प्यारी पोती चाहिए थी और शायद भगवान ने उनकी सुन ली। जब मिसेस रेवा राव सिया की मां का 8 मंथस तब उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इसके वजह से उनकी इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। हॉस्पिटल के गलती के कारण उनकी बेटी किसी दूसरे के बच्चे के साथ एक्सचेंज और वह की अभी घर चली है। वही उनकी असली बेटी को हॉस्पिटल वालों ने बाद में अनाथ आश्रम भेज दिया क्योंकि दूसरे बच्चे की मां डिलीवरी के समय ही मर गई थी। राव परिवार में किसी को भी सच नहीं पता चला, सब अच्छा चल रहा था। ये से ही 16 साल बीत गए पर जब राव परिवार की अपने साथ लाए बच्ची रागिनी का जन्मदिन के लिए घूमने गए थे तब रागिनी का एक्सीडेंट हो गया था और उसका बहुत सारा खून बह गया था। जब रागिनी को अस्पताल में भर्ती किया और जब परिवार वालों ने अपना खून उसे देने के लिए तैयार हो गए पर बाद में पता चला कि रागिनी का ब्लड ग्रुप राव परिवार में किसी से भी नहीं मिल रहा था। जब ओल्ड मिस्टर राव को ये पता चला तब उन्होंने इस मामले की छानबीन की पर तब ये सच सबके सामने आया, ये रागिनी उनकी असली पति नहीं है और वह लोग सालों पहले किसी और के बच्चे को अपना बच्चा समझकर घर ले आए थे। फिर ओल्ड मिस्टर राव ने अपनी असली पोतिका को ढूंढने का फैसला लिया। इस दौरान बहुत मुश्किल से उन्हें अपने चोटी के बारे में कुछ पता चला। लगातार 6 महीने लगातार छानबीन के बाद उन्हें आखिरकार अपनी असली पूर्ति की जानकारी मिल। उन्हें पता चला कि उनकी पोती का नाम क्या है, वह उम्र में रागिनी कितनी है, यानी 16 साल की है और इस वक्त महाराष्ट्र के एक अनाथ आश्रम में है। इस बारे में पता चलते ही उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उसे अपने परिवार के पास वापस लाने का फैसला किया और उसे लेने चले गए और सिया को सब सच बताकर उसे वापस अपने परिवार में ले आए। सर, इसी बीच जब रागिनी को ये सब पता चला तब वह हमेशा एक ही चीज सोचती कि राव परिवार को उनकी असली बेटी कभी ना मिले और उसे ही राव परिवार की असली बेटी के तौर पर रखा जाए। इसलिए उसने सबको इमोशनल ब्लैकमेल किया। साथ ही इतनी साल एक साथ रहने की वजह से मिस्टर एंड मिसेस राव साथ ही उनके तीनों बेटे रागिनी के बातों में आ गए। जब मिस्टर ओल्ड राव सिया को लेकर वापस दिल्ली आए, अपने घर लेकर चले गए। सफर के दौरान मिस्टर ओल्ड राव के प्यार और अच्छे बर्ताव के कारण सिया और उनके बीच अच्छा कनेक्शन आ गया था। जब वो घर पहुंचे तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मिस्टर ओल्ड रॉय को गुस्सा आया क्योंकि राव परिवार की असली बेटी का स्वागत करने के लिए उसका खुद का परिवार भी वहां नहीं था। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अपने घर में बरसों से काम कर रहे केयरटेकर आशा मौसी को बुलाया और उन्हें सिया से मिलाया। फिर उन्होंने उन्हें सिया को कमरे में ले जाने के लिए कहा। सिर सिया की ओर देखकर कहा, लंबे सफर के बाद आप थक गई होंगी, कमरे में जाकर आराम कीजिए, जब सभी आ जाएंगे तब हम आपको बुला लेंगे, फिर हम आपको सभी से मिलवा आएंगे। उनकी बात सुन सिया प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहती हैं, जी दादाजी, और वह आशा मौसी के साथ चली जाती हैं। आशा मौसी सिया को एक कमरे में लेकर आती है। क्या जब कमरे को देखती है तो हैरान रह जाती है। रूम बहुत बड़ा था, पूरे रूम में पर्पल और व्हाइट कलर का थीम रखा गया था जिससे वह और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। एक बड़ा सा बेड, उसके बगल में बड़ी सी विंडो, उसके पास छोटी सी स्टडी टेबल और कुछ किताबें। वहीं उसके ऑपोजिट साइड एक बहुत बड़ा ड्रेसिंग रूम। कमरा बहुत अच्छा था। सियानी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कमरा देखा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कमरा उसका भी हो सकता है, पर उसने यह बात ज्यादा दिखाई नहीं। आशा मौसी ने भी उसे आराम करने का कहकर वहां से चली गई। सफर के कारण वह बहुत थक गई थी। उसने जिंदगी में पहली बार इतना सफर किया होगा, नहीं तो उसने कभी जिस शहर में वह रहती है उसे भी ठीक से नहीं देखा था। वह वहां पर बेड पर जाकर लेट गई। थकान के कारण उसकी जल्द ही आंख लग गई। सिया की आंख तब खुली जब उसने दरवाजे पर किसी ने न किया तो सिया जल्दी से उठकर बैठ गई और हिचकी चाहते हुए कहती है, अंदर आ जाए। उसके कहते हैं आशा मौसी अंदर आती है और कहती है, बिटिया आप फ्रेश हो जाए और हमारे साथ चलिए, मास्टर ने आपको अपने स्टडी रूम में आने को कहा है। ये सुनकर सिया जल्दी से खड़ी होती है और कहती, हाँ हाँ बस 5 मिनट, हम अभी आते हैं। ये कहकर वह वस्तु में जाकर फटाफट फ्रेश हो जाती है और आशा मौसी के साथ स्टडी रूम की ओर चल पड़ती है।
थोड़ा चलने के बाद वह एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ी होती है। आशा मावशी आगे बढ़कर 2 बार दरवाजे पर माफ करती है तो अंदर से आवाज आती है। अंदर आया आवाज सुनते ही आशा मावशी अंदर जाती है, साथ ही सिया भी उनके पीछे पीछे अंदर आती है। या जब अंदर आती है तो वह देखती है एक तरफ जहां सोफे के अरेंजमेंट के गए थे वहां पर एक बड़े सोफे पर टीम हैंडसम लड़के बैठे हुए थे, वहीं दूसरी ओर एक सोफे पर एक मिडिल एज कपल बैठा हुआ था। फिर भी वह दोनों देखने में यंग लग रहे थे। वहीं उसके एक तरफ रखे सोफे पर मिस्टर ओल्ड राव बैठे हुए थे। सिया को वहां देख एक वह उसे अपने हाथों से इशारा कर अपनी तरफ आने को कहते हैं। ये देखकर सिया उनकी ओर आकर खड़ी हो जाती है तो दादाजी उसे बैठने के लिए कहते हैं। वह थोड़ा हिचकी चाहते हुए दादाजी के बगल में बैठी है और सामने खड़े उन 5 लोगों को एकटक देखने लगती है। वही स्टडी रूम में बैठे लोग जब दरवाजे पर नॉक होता है तब उस ओर देखते हैं। आशा मौसी के साथ एक लड़की अंदर आ रही थी। सब उस लड़की को देखते ही रह गए थे। जब वह अंदर आए दिखने में वह काफी दुबली पतली थी, उसके बाल उसके कमर तक थे। ऐसा लग रहा था उसका शरीर का अभी तक पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर भी वह बहुत सुंदर दिख रही थी। उसका एक अलग ही लुक आ रहा था। उसकी हाइट काफी अच्छी थी, साथ ही उसका छोटा प्यारा है। उस पर टिमटिमाती काली बड़ी बड़ी आंखें जो शायद अपने पिता की तरह थी, और जब वह मुस्कुराती थी तब उसके गालों पर डिम्पल पड़ते थे जो हूबहू अपने माँ की तरह थे। वह 5 बस सिया को देख रहे थे। वह सिया को देखते ही कह सकते हैं कि वह उनकी ही बेटी होगी, क्योंकि उसके बहुत से फीचर उनसे मैच करते थे। उनका ध्यान तब टूटा जब उनके कानों में मिस्टर ओल्ड रॉय की और आपकी आवाज बढ़ी जो सिया से कह रहे थे, सिया मेरी बच्ची, इनसे मिलो, यह है तुम्हारा परिवार। यह जो सामने बैठे हैं वह है तुम्हारे माता पिता अश्विन और रेवा। वहीं दूसरी तरफ ये जो तीनों बैठे हैं ना, वह है तुम्हारे बड़े भाई रवि, नक्शा और अधीर। फिर वह सामने बैठे सभी की ओर देखते हुए कहते हैं, यह है तुम तीनों की छोटी बहन और तुम्हारी बेटी और हमारी पोती सिया। उनका इतना कहना ही था कि ना चिल्लाते हुए कहता है, यह मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन सिर्फ मेरी रागिनी है, मेरी प्रिंसेस ही मेरी बहन है, समझे आप यूं ही किसी को भी मेरी प्रिंसेस की जगह नहीं दे सकते। मैं सिर्फ मेरी प्रिंसेस का भाई हूं और किसी का नहीं। ये सब वह सिया को देखते हुए और चिल्लाते हुए। उसका ऐसा बर्ताव देखकर मिस्टर ओल्ड राव अपने हाथ में पकड़ी छड़ी जमीन पर भटकते हुए कहते हैं, बदतमीज लड़के, तुम्हें पता भी है तुम किससे क्या बात कर रहे हो? ये तुम्हारी असली बहन है, समझे, अपनी बहन। दादाजी के गुस्से भरी आवाज सुनकर नक्श अपनी जगह पर शांति से बैठ जाता है, पर वह भी आपको गुस्से से घूर रहा था जिससे सिया काफी डर गई थी। तभी रवि सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए किया था, तो यह है वह लड़की। उसका ऐसा कहना ही था कि सिया अपनी आंखें उठाकर उसे देखती है और उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तो वह ये है वह लड़की। कोई कुछ और कहता तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और एक सुंदर सी लड़की अंदर आई जिसने एक पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, मैचिंग जूते, हाथ में घड़ी पहनकर वह अंदर आती है और सामने बैठी सिया को देखती है, फिर सोफे पर बैठे सभी को दिखती है। रागिनी को देख मिस्टर एंड मिसेस राव खड़े होकर उसके पास जाते हैं और उसे बड़े ही प्यार से पूछते हैं, बेबी आप यहाँ क्या कर रहे हो? उनका क्वेश्चन सवाल सुनकर रागिनी मासूम सा मायूस चेहरा बनाते हुए कहती है, अब आप मुझे छोड़ दोगे? मैं आपकी बेबी नहीं हूँ, मैं भाई के प्रिंसेस नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दोगे? आप उस लड़की के लिए मुझे छोड़ दोगे? ये कहकर रोने लगी। उसे रोता देख सोफे पर बैठे तीनों लड़के एकदम खड़े होकर उसके पास जाते हैं और तीनों उसे गले लगा लेते हैं और उसे शांत करवाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, कोई तुम्हें कहीं नहीं भेजेगा प्रिंसेस, आप हमारी प्रिंसेस है, पर हम आपके भाई और कोई नहीं, हम सिर्फ आपके भाइयों और किसी के नहीं। अब रोना बंद करो। देखो, ये कहकर वह तीनों भाई और उनके माता पिता रागिनी को शांत कराने में लग गए। सबको खुद को इतना टेंशन और परवाह दिखाते देख रागिनी एक नज़र सिया के चेहरे पर डालती है जो इस वक्त बहुत उदास दिख रही थी। फिर रागिनी ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, मुझे प्रॉमिस करो, फिर रागिनी मान जाएगी। उसकी बात सुन तीनों भाई उसके हाथ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, प्रॉमिस प्रिंसेस, आप ही हमारी प्रिंसेस रहोगे हमेशा हमेशा, और कोई नहीं, और हम भी सिर्फ हमारे प्रिंसेस के भाई रहेंगे और किसी के नहीं। कोई आपको हमसे दूर नहीं करेगा, कोई भी नहीं। ये कहते हैं वक्त वह तीनों सिया और दादाजी को देखते हैं और बिना उनको कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वही दादाजी अपने परिवार का ऐसा भीरू का व्यवहार देखकर सिया के लिए उन्हें बहुत बुरा लगता है। इस बच्ची को इतने सालों बाद अपना परिवार मिला, पर उस पर वह परिवार में एक बार भी उसे देखने, बात करने या उसके अब तक की जिंदगी के बारे में पूछने की जहमत तक नहीं होता है। उसे नजरअंदाज करते कर यहाँ से चले गए।
अपने खून को उन्होंने किसी दूसरे के बच्चे के लिए इग्नोर कर दिया। ये सब सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर जब उनकी नज़र सिया पर पड़ी जो इस वक्त सर नीचे किए हुए गुमसुम बैठे थे, उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो बेटा, अभी अभी मिले हैं ना, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं एक्सेप्ट करने में, पर वह तुम्हें जरूर अपनाएंगे। उनकी बात अपना सर हमें हिलाती है और कहती है, हम समझते हैं दादाजी। फिर वह उनकी परमिशन लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। इसमें सिया ने बहुत कोशिश की अपने माँ पापा भाइयों के साथ अपने रिश्ता बनाने की, सुधारने की बहुत कोशिश की, पर हमेशा उसे नाकाम पिए ना कामयाबी, निराशा ही हाथ लगी। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसी तरह कोई भी रिश्ता जब दोनों तरफ से सुधारने की कोशिश की जाए तभी सुधर जाए, एक तरफ से नहीं। सिया तो तब हट हो गई जब उसके अपने भाई ने उसे भाई कहकर पुकारने के लिए मना कर दिया था, उसके साथ बेरुखी से बहस करते था जिससे सिया को बहुत बुरा लगता था, पर फिर भी वह हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करत थी। ये बात और बिगड़ने लगी जब रागिनी आकर हमेशा किया को बुरा भला कहते हो उसे घर छोड़कर चले जाने को कहती और घर वालों के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे या नहीं रागिनी को घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा हो, जिससे दादाजी को और आशा मौसी को छोड़कर सभी उससे नाराज हो गए थे, जिसके चलते मिस्टर एंड मिसेज राव उसे बहुत कुछ सुनाया भी था। वह रागिनी के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें अपनी खुद की बेटी का मन दिख ही नहीं रहा था। ऐसा हमेशा होने लगा, रागिनी कुछ ना कुछ कर कर सबकी नजरों में सिया को विलेन बना देते था। जब सिया खुद इस बात की सफाई देने की कोशिश करती तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। ऐसे ही 10-11 महीने हो गए जब से सिया वहां आए हो। दादा जी को छोड़कर कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, उसे अपना परिवार तक नहीं मानता था, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, सब ऐसे बर्ताव करते थे कि वह वहां हो ही नहीं, जिससे सिया हमेशा बहुत हॉट होती थी और रात को अकेले में रोया करती थी, क्योंकि जब वह अनाथ आश्रम में थी तब वह हमेशा सोचती थी कि काश उसका एक परिवार हो, उसके मम्मी पापा भाई हों, और इतने सालों बाद जब उसका सपना पूरा हो गया तब उसकी फैमिली उसे अपनी नहीं मानती। वह हमेशा सोचती कि शायद उसमें ही कुछ कमी है या उसने कुछ गलती की है, इसलिए सब उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे। ये सोचकर वह हमेशा हर एक चीज एकदम सही और परफेक्ट करने का ट्राई कर दी, पर रागिनी सब कुछ बिगाड़ कर रख देते थे। ऐसे ही एक दिन रागिनी ने उस पर मिसेज राव का तरफ से जन्मदिन पर दिया गया नेकलेस चुराने का इल्जाम लगाया, जिसके चलते रेवा जी ने बिना सिया की बात जाने उसे थप्पड़ मार दिया। उनके थप्पड़ के निशान कई दिनों तक उसके गालों पर थे। वही दादाजी जब भी परिवार वालों को सिया के साथ ऐसा बर्ताव करते देखते तो हमेशा उन सबको डांटे फटकारते, गुस्सा करते और सिया को हमेशा समझाते, प्यार करते। ऐसे कुछ दिनों बाद सभी अपने अपने काम पर गए हुए थे। मिस्टर अश्विन राम ग्रुप ऑफ कंपनी संभालते थे, जो उन्होंने और उनके पिता ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी। वही उनका बड़ा बेटा रवि उस कंपनी का सीईओ था। वही उनका दूसरा बेटा अधीर खुद की एक पब्लिक रिलेशन कंपनी चलाता था, जो उसने खुद के बलबूते पर खड़ी की थी। वही उनका छोटा बेटा एक ऑनलाइन ई सपोर्ट गेम था जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था अपने गेमिंग के लिए। वही रेवा राव एक बहुत फेमस फैशन डिजाइनर थी, उनकी अपनी एक अलग कंपनी थी जहां वह काम करती थी। इस समय के दौरान मिस्टर ओल्ड राव किसी काम के कारण आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। सभी हर वर्ष की तरह अपने कामों में लगे हुए थे, पर आज रागिनी कुछ बहाना बनाकर स्कूल नहीं गई थी। वह 10th स्टैंडर्ड में थी। घर पर कुछ हाउस की हेल्प पर सिया रागिनी दोनों ही अपने अपने कमरों में बैठे हुए थे। तभी सिया को थोड़ी प्यास लगती है। जब उठाकर देखती है तो उसमें पानी नहीं था, वह काली था, इसलिए वह पानी लाने के लिए नीचे किचन की ओर जाने लगती है। क्योंकि घर पर मावशी को छोड़कर कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, उसे अपना सब कुछ खुद करना पड़ता था। हाँ, पर जब दादाजी वहां रहते थे तब सबको मन मारकर उसका काम करना पड़ता था। जब वो कॉरिडोर से गुजर रही थी तब उसे रागिनी के कमरे से उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। सिया को लगता है रागिनी को कुछ हो तो नहीं गया, ये सोचकर बेचारी जल्दी से रागिनी के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था, बहुत सी चीजें मुझे टूटकर फूट गई थी। ये देखकर सिवा घबरा गई और जैसे ही वो कमरे में रागिनी को ढूंढ रही थी तभी उससे पीछे से खुद दरवाजा लॉक खोलने की आवाज आती है। और जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां राखी नहीं खड़ी थी और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और सिया को देखकर शातिर तरीके से मुस्कुरा रही थी। सिया पीछे मुड़कर देखती है कि रागिनी ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डबल मुस्कान थी जिसके पीछे कुछ तो बड़ा होने वाला था, इसका अंदाजा सिया को लग चुका था। वह कुछ सोच लिया समझती उससे पहले रिया सिया के पास आती है और उसे पीछे धकेलने लगती है। सिया पूरी तरह से दीवार से सर जाती है। रागिनी उसके सामने आकर खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का देती, जिससे सिया बैलेंस नहीं बना पाती और नीचे गिर जाती है।
रागिनी उसके सामने खड़ी हो जाती। सिया का सर इस वक्त रागिनी के पैरों के पास था। रागिनी बड़े ही एटीट्यूड के साथ, क्या चीज तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की की औकात नहीं कि तुम मेरी जगह ले सका? आखिर तुम में है क्या जो तुम मेरी रागिनी की जगह लो? तुम ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बेटा लो, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा ही, इस सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ये पोजीशन मेरी है। खबरदार, अगर तुमने इसमें अपनी आंख तक उठाकर देखी तो तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें उसे अनाथ आश्रम में रहना चाहिए था। तुम यहाँ आती ना, मुझे ये सब करना पड़ता। तुम्हें पता है मैं कितनी अच्छी थी, लेकिन जब से तुम आए हो तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा है। इन सब की वजह सिर्फ तुम हो और उसकी सजा में तुम्हें डूबी रूम सारा सामान सिया की ओर थ्रो लगी। सिया खुद को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ लहा हो रही थी। इस बीच कई सारी चीज से आकर सिया को लगी थी, पर वह ज्यादा सीरियस नहीं थी। तभी अचानक रागिनी के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। रागिनी ना उस मैसेज को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी सारी चीजें नीचे जोर से पटक देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। अचानक रागिनी का बदलता रूप देखकर सिट्स हैरान परेशान थी। उसे तो साथ ही लग गया था, वह अपनी जगह पर खड़ी होकर बस रागिनी को देख रही थी। रागिनी जोर जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए कहती, सिया सिया मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। देखो मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या प्लीज? फिर वह जोर से चिल्लाती और खुद का ड्रेस फाड़ने लगती है। फिर वह इसी तरह चिल्लाते वह सामने दीवार के पास जाती है और वहां पर जाकर अपना सर दीवार से भीगा देती है। ये देखकर बेचारी सिया उसे रोकने और उसे बचाने जाती है तो रागिनी उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे सिया से वह बचने की कोशिश कर रही। इसमें जोर से चिल्ला रही थी और दीवार पर सर लगने से उसके सर पर चोट का निशान भी बन गया था। साथ ही उसने अपने नाखून से खुद के हाथ पर बहुत सारी खरोच मार ली थी। वह रोते बिलखते बार बार सिया को छोड़ने की, माफ करने की बातें कर रही थी, या तो सदमे में थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। पर फिर भी उसने रागिनी को ये सब करने से, खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने की बहुत कोशिश की। तभी दरवाजा खुलने की आवाज होने लगती है, जैसे कोई बाहर से कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर और समझकर रागिनी धड़ाम के साथ नीचे गिर जाती है। वह ऐसा दिखा रही थी जैसे अभी अभी सिया ने उसे जोर से जमीन पर गिराया हो। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और पूरा का पूरा राव परिवार अंदर आ जाता है। तीनों भाई, साथ ही मिस्टर एंड मिसेस राव भी अब तक अंदर आ चुके थे। वो तीनों पूरे कमरे की और रागिनी की हालत देखते हैं और फिर सिया को देखते हैं। तीनों भाई जाकर जल्दी से रागिनी को संभालते हैं और वही मिसेस राव आगे आकर सिया को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे सिया लगभग नीचे गिर जाती है और उसके होठों के कोन से खून निकलने लगता है। फिर वह सिया को भला बुरा कहते हुए रागिनी के पास जाती है। रागिनी उनके गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगती है और कहती है, मुझे बचा लो सिया, मुझे मार दे, मुझे बचा लो। पता नहीं यार क्यों पागलों जैसा भी है कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो। वहीं से अपने गाल पर हाथ रख के सामने सबको देख रही थी। सबकी आंखों में वो खुद के लिए नफरत और गुस्सा देख सकती थी, जिससे उसका दिल टूट रहा था। रागिनी सिया की ओर देखकर घबराने का नाटक करती है और मिसेस राव को कसके पकड़ते हुए कहती है, जिया देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम खुद भी जानती हो कि वह बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं ये सब छोड़कर चली जाऊंगी, पर प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। फिर वह अपने पापा और भाइयों को देखते हुए कहते हैं, पापा भाई, मुझे लगता है एशिया के साथ कुछ तो गलत है, वह एकदम अलग बर्ताव कर रही थी, बीच में हंस रही थी। बीच में ही मुझे लगता है अचानक इतना सब कुछ हो जाने की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा है। आप प्लीज इसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर इसका इलाज कराना जरूरी है। मैंने देखा है वह बहुत अलग बर्ताव कर रही है, बीच बीच में अलग बर्ताव करती है, बीच बीच में अलग। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप घर के सारे सर्वेंट को भी पूछकर देख सकते हैं। तो वही बाहर खड़े एक नौकरानी अंदर आती है और वह कहती है, हाँ मैडम, रागिनी मैडम जो कह रही है वह एकदम सच है, मैंने इन्हें पागलों जैसी हरकतें करते हुए देखा है। ये बीच में ये जोर जोर से हंसी है और बीच में ही रोने लग जाती है, तो वही बीच में ही गुस्सा करने लगती है। मुझे लगता है इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये सब सुनकर और अपने साथ इतना सब कुछ गलत होता देख सिया को भी अब गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह जोर से चिल्लाते हुए, क्या किया मैंने? ऐसा कुछ नहीं किया, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, तुम सब झूठे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो, कोई अपना नहीं है, सब झूठे हैं। या कहकर वह पीछे होने लगती हो। बेचारी माँ सोफिया के साथ यह सब पहली बार हो रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर और क्या ना करे, कैसे खुद को बेगुनाह साबित करे। इस चक्कर में बेचारी पैनिक हो जाती है।
और इसी चीज का फायदा रागिनी उठाकर सबको देखकर कह दिया, देखो देखो यह ऐसे ही बीच बीच में अलग अलग बिहेव करती है, पता नहीं इसे क्या हुआ। मामा पापा आप इसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, नहीं तो एक दिन हम सबको नुकसान पहुंचाएगी। रागिनी की बात और सिया का पैनिक होने के कारण वहां पर खड़े सभी को उसकी बातों पर विश्वास हो रहा था और लगभग सभी उसके बातों में आ गए थे। इसीलिए सब ने मिलकर इस बारे में सोचा और वहां के उद्देश्य डॉक्टर से सिया का ट्रीटमेंट कराने का तय किया और जल्द ही वहां कांटेक्ट करके सिया को वहां ले जाने का कह भी दिया। ये सब सिया के आंखों के सामने हो रहा था और जब उसने ये सुना कि उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल बेच रहे हैं, वह भी मेंटल हॉस्पिटल, ये सोचकर उसका बच्चा कुछ विश्वास भी टूट गया। आखिरी उम्मीद थी वह भी टूट गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बस रागिनी के कह देने भर से पूरा परिवार इस बात पर विश्वास कर लेगा और उसे सच में हॉस्पिटल भेज देगा। ये सोचते हैं वह वहां से चले जाने का सोचती और कमरे से बाहर चली जाती है और खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेती है। घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब पैदा हुई तब घर वालों परिवार से दूर हुई, भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी एक अनाथ की तरह जिंदगी जी, और जब अपना परिवार मिला तो उस परिवार ने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया और अब तो वह उसे मेंटल हॉस्पिटल भी भेजने के लिए तैयार होकर, वह भी बस उस लड़की के कहने पर। सिर्फ ना उनमें से किसी ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, ना उसे समझने की कोशिश की, नहीं उसे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका दिया, सीधा ऑर्डर दे दिया। किसी ने आकर पूछा तक नहीं कि आखिर हुआ क्या था। किसी ना न्यू भी नहीं, कोई नहीं है मेरा, ये परिवार भी मेरा नहीं है, ये परिवार रागिनी का है। ये सब सोचकर रो रही थी तभी दरवाजा खुलता है और दो सर्वेंट अपने साथ दो वर्ड बॉयज को लेकर आते हैं और सिया की ओर इशारा करते हुए कहते हैं यही है, वह इसे ले जाओ। ये सुनकर बाहर खड़े दो वार्ड बॉयज किसी हिचकिचाहट के अंदर आते हैं और सिया को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। ये देखकर सिया खुद को छुड़वाने के लिए छत पर आ झटपट आती है। ये देखकर उनमें से एक वार्ड बॉय अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकलता है और उसे सीधा सिया के गर्दन में लगा देता है, जिससे धीरे धीरे वह बेहोश हो जाती है। फिर वह दोनों की आंखों अच्छे से पकड़ कर ले जाते हैं। क्या अभी पूरी पोस्ट नहीं हुई थी? उसकी आंखें हल्की हल्की खुली हुई थी, उसे अपनी बॉडी में बिल्कुल भी कोई भी हरकत करने को नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके पूरे शरीर से उसकी जान निकाल दिया। वह बस अब खुली आंखों से अपने उस सो कॉल्ड परिवार को देख रही थी जो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए तैयार हो गया था। वह सभी हॉल में थे और सिया को ऐसे ले जाते हुए देख रहे थे। अब खुली आंखों से सिया सबके चेहरे देखती है। सबके चेहरे पर अलग अलग भाग थे, पर तभी उसकी नजर रागिनी के चेहरे पर जाती है जिस पर जंग जीतने वाली एक मुस्कुराहट थी, पर उसकी आंखों में एक तंज कसने वाली चमक। उसे वहां से ले जाते हैं पर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जहां पर रागिनी के कहने से उसके साथ बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। जब भी सिया वहां से भागने की कोशिश कर दी उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। ऐसे ही 1 महीना बीत चुका था। जब एक बार वहां से भागने की कोशिश की थी तब उसे बहुत बड़ा बिजली का झटका लगा था, जिससे वह वहीं गिर गई थी। जब उसकी आंखें खुली तब वह इसी तरह एक हॉस्पिटल के कमरे में थी। उसके बाद भी उसे वापस उसी मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वापस बहुत टॉर्चर किया गया। प्रेजेंट टाइम सिया ये सब सोच रही थी। उसे अब सब कुछ समझ आ रहा था कि वह वापस टाइम ट्रैवल करके आए हैं। उसे किस्मत में एक मौका दिया है और सिया ने अपने मन में ठान लिया था कि वह यह मौका बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देगी। तभी उसे याद आता है कि यह वही हॉस्पिटल है जहां उसे बिजली का झटका लगने के वजह से एडमिट किया गया था जब वह भाग रहे थे। अब थोड़ी देर बाद वह मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स के उसे यहां से ले जाएंगे और वापस वहीं पर करेंगे। ये सब सोचकर सिया ने वहां से भागने का इरादा कर लिया। उसने जल्दी से बेड से उठकर आसपास के सभी जगह को अच्छे से देखा। उसके बाद उसे बाथरूम में एक छोटी सी लड़की दिखी। उसने फटाफट वहां लगी कांच हटाए। उस दौरान उसके हाथों को देश का आज की वजह से कट लग गए थे, पर उसने उसके परवाह नहीं की और जल्दी जल्दी सारी रात हटाकर बाथरूम में बनी हुई छोटी सी खिड़की से बाहर फूट गई। कुत्ते वक्त उसके पैरों पर चोट भी आई थी, पर उसने इसे परवाह नहीं की और आगे भागने लगी और हॉस्पिटल के बड़े से गार्डन की ओर चली गई। जब वो बड़े बड़े पेड़ों के पास से जा रहे थे तब उसने देख लिया था कि उस हॉस्पिटल के नर्स बस उसे ढूंढ रहे हैं। ये देखकर वह पहले खो गई और जल्दी जल्दी छुपने के लिए जगह ढूंढने लगी। इसी दौरान वह किसी से टकरा गई क्योंकि बहुत कमजोर थी। ऊपर से अभी उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था, इसलिए उसे चक्कर आ रहे थे। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़े उस इंसान से कहा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे जानबूझकर यहाँ से ले जाना चाहते हैं और वहाँ ले जाकर टॉर्चर करना चाहती है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ
मैं आप ये एहसान जल्द ही चुका दूंगी, पर प्लीज मुझे इन सब से बचा लीजिए। ये कहते हो वह नीचे गिरने वाली थी कि सामने खड़े इंसान ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। जिसे सिया को पकड़ा था उसने एक 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, बालों को अच्छे से इज्जत से सेट किया हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थी। उसकी बॉडी और हाइट बहुत अच्छी थी, दिखने में किसी बड़े फिल्म स्टार से कम नहीं था। वह बस अपनी चश्मे के पीछे छिपी आंखों से सिया को देख रहा था। तभी उसके पीछे से 2 यूनिफॉर्म पहने हुए बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं मास्टर गाड़ी रेडी है, अब हमें जाना चाहिए। पर तभी उसकी नज़र अपने मास्टर के हाथ में बाहों में बेहोश पड़ी लड़की पर जाती है तो वह कहता है मास्टर ये लड़की। तो वह शख्स अपनी ठंडी आवाज में कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। फिर वह सिया को अपनी गोद में उठाता है और अपने साथ ले जाकर वहां खड़ी लग्जरी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को अपनी कार मिला की ओर ले जाने का ऑर्डर देता है। कार में बैठने के बाद भी उसने सिया को अपने गोद से नहीं उठा रहा था। वह एकटक सिया को देख रहा था। इस वक्त वह क्या सोच रहा है या उसके मन में क्या है वह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस दिख नहीं रहे थे। वही गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर बैठे उसके असिस्टेंट को तो एक बहुत बड़ा शॉक लगा था, क्योंकि उनके मास्टर जो लड़कियों को देखना तक पसंद नहीं करते थे, उनके आसपास सिचुएशंस भी उन्हें पसंद नहीं थी। आज वह खुद उन्हें एक लड़की को अपने गोद में लिए बैठा देख रहे थे, पर उन्हें पता था वह इस बारे में उनसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता और कर भी लिया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने चुपचाप रहने का ही फैसला लिया और गाड़ी फुल स्पीड से अपनी मंजिल की ओर निकल गई। हॉस्पिटल में सभी सिया को ढूंढ रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने किसी को कॉल करके या हॉस्पिटल से भाग जाने के बारे में बताएं, जिसे सुनकर दूसरी तरफ बात कर रहा इंसान बहुत गुस्से में उन सब पर बरसता है और उन्हें कहता है मुझे किसी भी हालत में वह चाहिए, अगर किसी को इस बारे में पता चला तो मैं तुम सबको मर के दर्शन करा दूंगी। यह कहकर फोन कट हो जाता है और भाई सभी परेशानी में शिया को ढूंढने लगता है। एक बहुत बड़े लग्जरियस रूम में किंग साइज के बेड पर एक छोटी सी लड़की किसी बिल्ली के बच्चे की तरह खुद को समेटे हुए सो रही थी। वह कमरा बहुत बड़ा आलीशान था। उसका इंटीरियर डिजाइन थे मॉडर्न तरीके का था, शायद इटालियन स्टाइल का। हर जगह एकदम परफेक्ट तरह से सामान रखा गया था। साथ ही रूम का थीम भी बहुत सिंपल था, पर उसमें भी एक क्लास था। सुबह हो चुकी थी। वह अपनी बड़ी सी विंडो से सुबह की धूप बेड पर सो रही उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। धूप की वजह से लड़की नींद में पश्मीना का समस आने लगती है और करवट लेने लगती है। ऐसे ही 1-2 बार मुझसे बात लड़की झट से अपनी आंखें खुलती है और उसका बैठ जाते हैं और अपनी काली तेरी आंखों से आसपास की जगह को देखने लगती है। और कोई नहीं, हमारी सियार थी, जिसे वह अनजान आदमी अपने साथ यहाँ लेकर आ गया था। सिया खुद को एक अनजानी जगह पर देखकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्या कर रही है। बहुत जोर देने के बाद उसे बस इतना ही याद आता है कि उसका रिपोर्ट हुआ है। इसी के साथ खुद को बचाने के लिए वह हॉस्पिटल से भाग गई थी और किसी से टकरा गई थी और उससे हेल्प मांगी थी। उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके बाद क्या हुआ, वह यहाँ कैसे आई, किसने उसकी मदद की या नहीं, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता था। सिया इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और 1 मीटर एक औरत जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था वह अंदर आती है। उनका यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लग रहा था वह यहाँ की हाउस हेल्प है। जब वह देखती है कि बिस्तर पर सो रही छोटी लड़की अब उठ चुकी है तो उनकी आंखों में खुशी आ जाती है। वह जल्दी से सिया के पास आकर उसे कहती है मैं आप उठ गई, तब आपको कैसा फील हो रहा है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो बिना ही चाय आप हमें बताएं, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। सिया अचानक उनके आने से थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन जब उसने उनकी बातों में खुद के लिए प्यार, परवाह और एक अपनापन महसूस किया तब उसके घबराहट थोड़ी कम हुई। उस औरत को देखकर सिया हिचकी जाते हुए पूछती है आप कौन है, मैं यहाँ कैसे आए, ये कौन सी जगह है? जिस पर वह औरत मुस्कुराते हुए कहती है आप घबराए मत, ये जगह एकदम सेफ है। आप इस वक्त हमारे मास्टर के घर में हैं, वही आपको यहाँ लेकर आए थे, पर तब आप बेहोश हो गई थी, इसलिए हमें तुरंत आपका इलाज कराया। तब हमें पता चला कि आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, इसी के चलते आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इसलिए आप पिछले 3 दिन से व्यवस्थित और आज जाकर आपको होश आया है। उनकी बात सुन सिया को समझ आ जाता है कि जिस इंसान से चौक से उसने हेल्प मांगी थी उसने उसकी हेल्प की और उसे यहाँ लेकर आया। ये सोचकर वह आगे कुछ कहती उससे पहले वह औरत कहती है लोग बातों के चक्कर में मैं तुम्हें अपना नाम ही बताना भूल गई, मेरा नाम लीला है, मैं यहाँ की हाउस हेल्प। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं मैडम।
जिस पर सिया उनकी तरफ देखकर बड़े ही पोलाइट कहती है, थैंक यू लीला जी, और आप मुझे बार बार मैडम मत कहिए, मेरा नाम क्या है और आप मुझसे बड़ी है इसलिए आप मुझे सिया कह सकते हैं। जिस पर लीला जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसकी एक शर्त है, अगर तुम मुझे लीला जी की जगह आंटी बुलाओगी तभी मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, नहीं तो मैं तुम्हें मैडम ही कहूंगी। लीला जी की बात सुनकर सिया के उदास चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है। उनको देखकर कहती, जी आंटी। जिस पर लीला जी कहती हैं, ठीक है आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं मास्टर को बताती हूँ कि आपको होश आ गया है। वह सिया को बाथरूम तक छोड़कर जल्दी से अपने मालिक को ये बात बताने के लिए चली जाती है। लीला की जल्दी से एक बड़े से स्टडी रूम के सामने जाकर खड़ी होती है और धीरे से वहां का दरवाजा खटखटा दी है। अंदर से एक ठंडी आवाज आती है, कॉमिन। तो लीला जी अंदर जाती हैं और बड़े ही वो लड़की कहती है, मास्टर सिया को, मेरा मतलब है वह मैडम जिससे आप अपने साथ लेकर आए थे, उन्हें होश आ गया है। उनकी बात सुनकर लैपटॉप पर काम कर रहा शख्स अपनी नज़र बिना लैपटॉप से हटाए उन्हें कहता है, उसे अच्छे से दबाए और ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसे मेरे पास भेज दीजिए। लीला जी अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती है। जल्दी से किचन में जाकर सिया के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर वापस उस कमरे में आती है जहां सिया को रखा गया था। जब वह अंदर आती है तब देखती है क्या वहां बने बेड पर बैठी है और कुछ सोच रही है। वो अंदर आकर सिया से कह दिया, आप जल्दी से यह नाश्ता कर लीजिए और दवाई खा लीजिए। जिस पर सिया कहती है, वह आंटी मुझे जिसने बचा था वह। जिस पर लीला जी कहती है, मैंने जाकर मास्टर को आपके होश में आने के बारे में बताया, उन्होंने ही कहा है कि आपका नाश्ता होने के बाद आपको स्टडी रूम में लेकर आए। सिया थोड़ा हिचकी जा रही थी पर उसे अपनी हेल्थ की भी बहुत चिंता थी, इसलिए वह थोड़ा सा नाश्ता करती है। उसने ज्यादा नहीं, बस 2-4 चम्मच की खाया होगा, बाकी उसने खाने से मना कर दिया। लीला जी ने उसे बहुत मनाया पर वह नहीं मानी। हार मान पर उन्होंने उसे दवाइयाँ दी। दवाइयाँ खाने के बाद उन्होंने कहा, चलिए मैं आपको मास्टर के पास लेकर जाती हूँ। ये सुनकर सिया अपना सर हमें हिलाती है और लीला जी के पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़े थे। लीला जी बड़े ही तरीके से दरवाजे पर लॉक करती है तो अंदर से एक ठंडी खतरनाक आवाज आती है जो कह रहे थे, अंदर आए। लीला जी दरवाजा खोलती है, सिया को अंदर जाने का इशारा करती है। क्या कुछ भी हिचकिचाहट, कुछ डर के साथ धीरे धीरे अंदर चली जाती है और अंदर जाकर सामने बड़े से चेयर पर बैठे आदमी को देखकर उसकी आंखें उस पर रुक सी जाती है। सामने बड़ी सी चेयर पर एक बहुत हैंडसम आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 28 साल होगी और उसकी हाइट लगभग 6.5 इंच शुरू, साथ ही उसकी मस्कुलर बॉडी, गेरुआ रंग और उसकी नीली आंखें, परफेक्ट शेप का चेहरा, पर उस पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। इसकी बॉडी एकदम परफेक्ट थे, मस्कुलर चेस्ट, सिक्स पैक एब्स, ऐसे लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत के साथ बनाया हूं। और उसके इस जान को उसका गेरुआ रंग और भी बढ़ा देता था, ऐसे लग रहा था जैसे वह एक ग्रीक गॉड हो। वह इस वक्त अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि कोई स्टडी रूम में आया है तो वह अपनी ठंडी मिला आंखें उठाकर सामने देखता है। तब उसे अपने सामने एक दुबली पतली सी लड़की दिखती है जो एक तक उसे देख रही है। तभी वह अपनी ठंडी इमोशनल वॉइस में उसे, कैसा है, अगर देखना हो गया हो तो आकर बैठो यहाँ। उसकी आवाज सुनकर सिया होश में आता है और उसे यह रियलाइज होता है कि वह क्या कर रही थी। तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपने शर्मिंदगी को छुपाते हुए धीरे धीरे कदमों चलकर उस आदमी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ऐसे चांदी के वजह से या को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने उस शांति को तोड़ते हुए अपनी कमजोर और धीरे आवाज में कहा, उस दिन मुझे बचाने के लिए थैंक यू और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए भी थैंक यू। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से। बाकी कुछ कहती उससे पहले वह आदमी उससे कहता है, तुम वहां क्या कर रही थी, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की थी और तुम किससे बचकर भाग रही थी। जिस पर सिया अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखती है। फिर वह अपनी नजरें फेर कर कहती है, देखिए मैं जानती हूं कि आपने मुझे बचा है पर मैं इस वक्त आपको बस थैंक यू कह सकती हूं, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जिस पर वह आदमी कहता है, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जिस पर या उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, और अगर मैं यहाँ ना रुको तो। उस पर वह लड़का होठों पर किसकी मुस्कुराहट लाकर कहता है, ट्राई कर लो। सिया समझ जाती है कि सामने बैठा इंसान बहुत खतरनाक नहीं, एक नंबर का जिद्दी और आइडियल किस्म का इंसान है, इसीलिए वह कहती है, ठीक है बता रही हूँ। वह लोग मुझे वापस मेंटल असाइनमेंट लेकर जाना चाहते थे, वह लोग वहां मुझे टॉर्चर करते हैं, उनके पचर के वजह से ही मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब मुझे हॉस्पिटल में हुई शाह तब मैंने उनसे बचने के लिए वहां से भागने का फैसला लिया।
पर कमजोरी की वजह से मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी, साथ ही हाथों पर लगी चोट से बहुत खून बह रहा था, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी थी। जिस पर जो कहता है और वही ये सब तुम्हारे साथ क्यों कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बेवजह किसी के साथ यह सब नहीं करता, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ी वजह होगी ना। अब सिया इरिटेट हो चुकी थी, इसीलिए वह थोड़े गुस्से में कहती है, आपने पहले जो सवाल पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया है और मैं अब आपके किसी भी सवाल का जवाब क्यों दूं। आपने मुझे बचाया उसके लिए दिल से थैंक यू और मैं जल्दी आपके इस मदद की कीमत चुका दूंगी, पर आपको मेरे बारे में इतना क्यों जानना है? आखिर आप मेरे बारे में और मैं आपके बारे में जानती हूँ क्या हूँ जो मैं आपको अपनी सारी बातें बताऊं। जिस पर सामने बैठा आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिया राव, मानव बजाज को किसी की इंफॉर्मेशन निकालने में कितना समय लगेगा? ये है हमारे कहानी के हीरो मानव बजाज, बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ। ये बिजनेस की दुनिया के किंग माने जाते हैं, साथ ही इन्हें अंडरवर्ल्ड का किंग भी कहा जाता है, पर इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, पर फिर भी पूरा इंडिया इनके नाम से खाता है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह बजाज परिवार या मानव बजाज के खिलाफ जाए, उनके पास इतनी पावर और पैसा था कि वह पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा खरीद सकते हो। मानव बजाज के परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, बस उनकी दादी थी। मानव के मम्मी पापा की डेथ एक कार एक्सीडेंट पर ही थी। जब वह बस एक छोटा बच्चा था, तब से लेकर आज तक उसके दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और फैमिली के नाम पर मानव के पास सिर्फ अपनी दादी ही है, जिनका नाम उर्मिला बजाज। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सामने बैठे मानव के मुझसे खुद का नाम सुनकर सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने बैठे इंसान को उसका नाम पता था, पर जब वो उसका नाम सुनती है तो उसके दिमाग में उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता था कि मानव 50 कौन है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि खुद मानव बजाज ने उसकी हेल्प की थी, उसे बचाया था। उसे ये भी याद था कि यह इंसान कितना पावरफुल और खतरनाक है, इसीलिए उसके खिलाफ जाने का आइडिया सियामी ड्रॉप कर दिया। सिया को कुछ ना बोलता है मानव, उसकी और एक साइड सकता है और कहता है, नाम सियाराम, उम्र 17 साल, अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हो, राव परिवार की खोई हुई असली बेटी, जिसे उसके दादाजी कुछ समय पहले ढूंढकर वापस लेकर आए थे, पर उसके खुद के परिवार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और उस लड़की का साथ दिया जिसे वह सालों पहले अपनी बेटी मानकर हॉस्पिटल से लेकर आए थे। जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। उसकी बात सुनकर सिया कुछ नहीं कहती, बस अपना सर नीचे कर उसकी सारी बातें सुनती है। उसे अपने दिमाग में हर एक वह चीज याद आ रही थी जो आज तक उसके साथ हुई थी। फिर कुछ सोचकर वह मानव और देखकर कहती है, आपने जो कहा वह सब कुछ सच कहा, पर उसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, चिराग परिवार मेरा परिवार है, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ और मैंने अपनी आज तक की जिंदगी एक अनाथ आश्रम में गुजारी है, इसीलिए इतने बड़े परिवार के साथ मेरा नाम मत जोड़िए मिस्टर मानव बजाज। जिस पर मानव भी कहता है, सही कह रही हो तुम, तुम्हारा राव परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने तुम्हें ऑफिशियली अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं की, ना ही उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। तुम सही कह रही हो। उसके कहे गए शब्द या के दिल में दर्द पैदा कर रहे थे, क्योंकि वह एक कड़वा सच था जिसे सिया को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वह भी जानती थी कि वह सच है और उसने जल्दी उस सच्चाई को अपना भी लिया। सिया कहती है, अगर आपका सवाल पूछकर हो गया हो तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ? आपने आज तक मेरी जितनी भी हेल्प की उसकी भरपाई मैं जल्द कर दूंगी। जिस पर मानव उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, और तुम वह कैसे करोगी? तुम खुद एक स्टूडेंट हो और जैसे कि अभी तुमने कहा, ना ही तुम्हारा परिवार है, ना ही कोई अपना, नहीं तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह, और ना ही तुम अभी इस हालात में हो कि तुम वापस अपने अनाथाश्रम जा सको, तो कैसे मेरा एहसान झुकाओगे? तो सिया को उसकी बातें बुरी लग रही थी, पर वह भी जानती थी कि उसकी बातें सच है, इसीलिए उसके आंखों में देखते हुए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, क्या कीमत है तुम्हारे इस एहसान की? मानव को सिया की आंखों में एक चिंगारी दिख रही थी, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वह आग दिख रही थी जिससे वह अपने दुश्मनों को राख कर सकती है। जो मानव को बहुत पसंद आ रहा था, वह कुछ सोचता है और सिया से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। जिस पर सिया कहते हैं, कैसी डील? अब तक हमने देखा मानव बजाज ने सिया के सामने एक डील के बारे में बात की थी, और सिया भी जानना चाहती थी कि आखिर यह आदमी चाहता क्या है और वह उसकी इतनी मदद क्यों करना चाहता है। सिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आप जो बिजनेस वर्ल्ड के किंग ही, द हार्टलेस सीईओ, जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, आपके पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम, प्रॉफिटेबल डील्स हो गए, लेकिन द मानव बजाज मुझ पर इतने मेहरबान क्यों है? आज से पहले हम कभी मिले भी नहीं कोई दूर दूर तक कनेक्शन, तो फिर और इससे आपका कोई फायदा भी नहीं होगा, तो फिर ये बिना मांगी मदद आखिर क्यों? कि या आप इतने वेले हैं कि राह चलते हर एक की मदद करते फिर रहे हैं?
जिस पर मानव बजाज डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम राव परिवार से दूर जाना चाहती हो, तुम वहां नहीं रहना चाहती, पर तुम्हारे पास रहने के लिए दूसरा कोई भी घर या अपना खुद का खर्चा उठाने के लिए कोई दूसरा सोर्स है। तुम्हें एक डील देता हूं, तुम यहाँ मेरे साथ मेरे इस विला में रहोगी, मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने में, साथ ही साथ तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला लेने में पूरी मदद करूंगा। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है कि भले ही मिस्टर ओल्ड राव ने तुम्हें अनाथ आश्रम से वापस यहाँ ले है, पर अब तक तुम्हारे अडॉप्शन की या असली मॉम डैड मिलने की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा गार्डियन बनूंगा। जिस पर सिया मानव के आंखों में देखते हुए कहते हैं, और आप इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों करना चाहते हैं? ना ही मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ, ना ही इन सब से आपको कोई फायदा है, फिर यह सब क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, मैं आप पर विश्वास क्यों करूँ? जिस पर मानव सिया का मजाक उड़ाने के अंदाज में कहता है, यू एब्सोल्युटली राइट डार्लिंग, बट तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है, या तुम वापस उस फैमिली में जाना चाहती हो जिसने तुम्हें बिना एक बार भी तुम्हारी बात साबित करने का मौका दिए बगैर मेंटल हॉस्पिटल जैसी जगह भेजा तो ठीक, पर वहां जाकर एक बार भी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर तुम हो या मर गई, तुम्हारे साथ वहां कैसा सलूक किया जाता है। मानव बजाज की बातें सिया के सीने पर किसी खंजर की तरह चल रही थी, पर यह उसके लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच था। और रही बात तुम पर इतना एहसान करने की, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो वक्त आने के साथ मैं तुम्हें बता दूंगा, पर अभी के लिए तुम्हें मेरी यह डील मंजूर है। अगर मंजूर है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वो तुम दोबारा कभी नहीं करोगी, कि यह मानव बजाज का प्रॉमिस है। ये कहते वक्त वह आराम से अपने सीट पर बैठा हुआ था और टेबल पर रखा पेपरवेट घुमा रहा था। सिया अपने मन में सोचते हैं, पता नहीं क्यों पर इसकी बातों में एक सच्चाई साफ सुनाई दे सकती है, इसमें मुझे कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही, या ये कुछ नाटक कर रहा है, इसे कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अंडरवर्ल्ड रकिंग मुझ जैसी मामूली लड़की जिसे खुद के परिवार में अपनाने तक का मना कर दिया, वह मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? फिर सिया अपने आप से कहती है, वैसे दिल बुरी नहीं है, और जैसा ये कह रहा है वैसे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर वैसे भी गंवाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। फिर कुछ देर ऐसे ही सब बारे में सोचकर माया कहती हूँ, मुझे तुम्हारे दिल मंजूर है, बस इस दिल में मैं कुछ चेंज कराने चाहती हूँ। जिस पर मानव अपनी एक बोझ उठाते हुए कहता है, बताओ चेंजर कैसे? जिस पर सिया कहते हैं, जैसे कि तुमने कहा तुम मेरे पढ़ाई का खर्चा उठा उसे और मुझे यहाँ रहना भी दोगे, मैं तुम्हें यहाँ रहने का रेंट दूंगी, साथ ही जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जी, मैं धीरे धीरे करके जितने भी पैसे तुमने मेरे पढ़ाई पर खर्च किए उन्हें वापस करूंगी। दूसरी बात, तुम मेरे पर्सनल लाइफ में बिल्कुल बेकार भी इंटरफियर नहीं करोगे, और ऐसा एक बात, इस डील का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तब हम आगे के बारे में कुछ सोच सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो सॉरी, मैं इस डील में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मानव मन ही मन सिया के इस तरीके के बिहेवियर से बहुत खुश था, वह सिया से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, इसलिए उसने सिया की शर्त मानते हुए अपने असिस्टेंट से कहकर वैसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही तैयार करवा लिया। असिस्टेंट अपने काम में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य था, उसने कुछ ही मिनटों में एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया और लाकर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ मानव के हाथ में दिया और वहां से बाहर चला गया। मानव ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सिया की ओर बढ़ाया और कहा, इसे साइन करो, जिस पर सिया एक बार उसे अच्छे से पढ़ने के बाद उस पर अपनी साइन कर दी। उसके बाद मानव उस पर साइन करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, डार्लिंग वेलकम टू माई वर्ल्ड। सिया उसे अजीब नजरों से देखती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके साथ हैंडशेक करती है और तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेती है। आई नेम इज सिया नॉट डार्लिंग, आई होप यू गॉट इट। मानव एक नज़र देखता है और कहता है, तो अच्छा डार्लिंग, पर अब तुम कमरे में आराम करो, जब तक तुम्हारी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक नहीं होती तो इस विला के बाहर नहीं जाओगी, तब तक मैं तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस साथ ही तुम्हें गार्डियन करने का सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा। सिया भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वहां से बाहर चली गई और उस कमरे में चली गई जब पहले ही कह रही थी। वहां जाकर वह बेड पर बैठ गई, अपना सर पीछे बने डेस्क से टिका लेती है और अपने लाइफ के बारे में सोचने लगी। कैसे एक अनजान आदमी उसकी एक बार कहने पर उसे बचाता है, ना कि सिर्फ बचाता है, उसे अपने साथ अपने घर लाता है और उसे एक दिन भी देता है। ऐसी डील जिसमें सिर्फ उसका फायदा था, ना कि सामने वाले इंसान का, तो आखिर वह इंसान, वह दिल उसके साथ क्यों कर रहा था? और फिर अचानक उसे राव परिवार के बारे में ध्यान आता है, क्योंकि जो भी बात मान ने कही थी उसे वह इतनी आसानी से नहीं भुला सकती थी, या अपने मन में कहती है, माना कि तुम सब ने कभी मुझे अपना नहीं माना था, पर एक रिश्ता था, खून का ही सही, पर था, उस लिहाज से आज जाते तो आज मेरी यह हालत नहीं होती।
और अगर आप सबको मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे वापस क्यों लेकर आए? बहुत खुश थी आपने उसी छोटी सी दुनिया में, पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप सब ने मिलकर मेरे अंदर की मासूमियत खत्म कर दी, मेरे अंदर का वह पूरा बचपन खत्म कर दिया। आप सभी, इसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर उसे रागिनी का ख्याल आता है, मुझे जो उसने उसके साथ अपने पिछले जीवन में और इस लाइफ में किया था उस बारे में याद आता है। और फिर वह गुस्से से कहती है, तुम्हें डर है ना कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छीन लो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीने में, पर अब मैं वैसा ही करूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें? उसी घमंड को तोड़ दूंगी। बहुत प्यार है ना तुम्हें? अपनी इमेज कोली तरफ सबके सामने तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी। तुम अपने मुंह से अपनी सच्चाई सबके सामने बोलोगी और मुझे बेगुनाह साबित करोगी, यह वादा रहा। 3 months later, 3 महीने कब बीत गए पता भी नहीं चला। इस दौरान बहुत सी चीजें बदली, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ था सिया के लाइफ में। बीते समय में जैसा मानव ने सिया से वादा किया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने खुद अच्छे से ध्यान देकर सिया की गार्डियन के लिए अप्लाई किया। पर जब वहां आश्रम में इसके लिए थोड़ी परेशानी हुई और उन्होंने जब इसलिए इनकार किया, तब मानव ने जानबूझकर सिया के साथ राव परिवार में हो रहे बर्ताव के बारे में उन्हें बताया और उसके सबूत भी दिखाए। उसका यह फैसला बहुत अच्छे से काम कर गया। आश्रम जो संभलने वाले बूढ़े कपल थे वह वहां बढ़ रहे हर एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालते थे। सिया तो उनमें से सबसे ज्यादा लाडली थी। उनकी ही नहीं, वहां के स्टाफ के बच्चे हर कोई उससे बहुत प्यार करते थे। करे भी क्यों ना, सिया थी ही इतनी प्यारी, भोली भाली, मस्तीखोर, हमेशा चाहकने वाली, नॉनस्टॉप बातें करने वाली, सबके दिमाग का दही करने वाली। पर उसी वक्त जब मुसीबत का समय हो तब शांत, सुलझी हुई और एक अभिमानी लड़की थी सिया। इसलिए उस बूढ़े कपल ने ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मानव को सिया की गार्डन के लिए अप्रूव कर दिया, क्योंकि मानव बजाज को कौन नहीं जानता था। उसका रुतबा इतना था कि उसके एक इशारे पर पूरे के पूरे शहर बस कुछ समय में बर्बाद कर दे। साथ ही उन्होंने एक वार्निंग भी दी थी कि अगर जैसा सिया के साथ राव परिवार ने किया, अगर वैसी हरकत उसके साथ फिर एक बार हुई तो वह हमेशा हमेशा के लिए सिया को वापस महाराष्ट्र लेकर आ जाएंगे। मानव को अगर ये कोई और किसी समय और किसी ने ऐसे धमकी देने की कोशिश की होती तो अब तक बेचारे नरक की सैर कर रहा होता। पर मानव भी यह समझ आ गया था कि सिया उन सबकी जान है, एक परिवार है। इसलिए उसने उन्हें विश्वास दिलाया। साथ ही साथ उसने उन सबको ये भी बताया कि ये बात वह इस वक्त सबके सामने नहीं आने देना चाहता, ना ही बाहरी दुनिया को और ना ही राव परिवार को। इसलिए जब तक वह नहीं कहता तब तक इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उस बूढ़े कपल पता नहीं क्यों पर मानव के इस बात पर ज्यादा सोचे समझे हामी भर दी थी, क्योंकि उनकी वह बूढ़ी आंखें ये साफ देख सकती थी कि मानव के आंखों में सिया के लिए बहुत परवाह, अपनापन और प्यार था। इसलिए उन्होंने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। वही विला में मानव ने सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को सिया का इलाज करने के लिए बुलाया था। साथ ही इस दौरान लीला आंटी ने भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वह दोनों का रिश्ता एक माँ बेटी के रिश्ते जैसा हो गया था। सिया भी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी और विला में जितने भी लोग काम करते थे वह सब उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसे अपनापन दिखाते। शायद इसी प्यार के कारण सिया अपने दुखों को, अपने साथ हुए नाइंसाफी को थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो पर भूल गई थी। और वही पुरानी वाली सिया की झलक उसमें देखी जा सकती थी। पूरे दिन उस विला में सिया की बातें, उसकी हंसी, उसकी मस्ती से परेशान लोगों के बातें दिन भर गुंजा रही थी। जो उस विला को एक हंसता खेलता घर बना रहा था, वहां पर सभी को बहुत अच्छी लगती थी। साथ ही मानव खुद हर रोज रात के समय को सिया के पास जाता, उसे अपने सामने बिठाकर अच्छे से डिनर करवाता, दवाई देता, साथ ही साथ उसे पढ़ाई में मदद करता, क्योंकि अब सिया पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। इसलिए अब वह अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर सकती थी। पर सिया चाहे कितनी भी होशियार क्यों ना हो, पर उसे इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि वह सब कुछ अपने आप पढ़कर सीख ले। इसलिए उसने भी ज्यादा नाटक ना करते हुए चुपचाप मानव से पढ़ना ही चुना। पता नहीं कब पर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास बन गए थे। बीते समय में चाहे वह पूरा दिन एक दूसरे को ना देखे, पर सुबह की जिम और ब्रेकफास्ट और रात का डिनर एक साथ करते थे और रात भर पढ़ाई भी करते थे। यह उनका डेली रूटीन बन गया था। मानव हमेशा सिया को पढ़ाई करने के लिए कहता था और सिया अगर पढ़ाई पर मन लगाकर ध्यान न दे तो वह कभी कभार उसे डांट भी देता था। साथ ही उसे हर रोज अपने साथ जॉगिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए जबरदस्ती लेकर जाता था। सिया कितनी भी नाटक क्यों ना कर ले, पर मानव के सामने उसकी एक नहीं जल्दी थी। उसे वही करना पड़ता था जो वह कहता था। इसीलिए सिया उसे खड़ूस कहकर पुकारती थी और वही हमारे मानव बाबू तो पहले से ही उसे डार्लिंग कहकर पुकारते थे। सिया ने उसे कई बार ऐसे बुलाने से मना किया, पर मानव के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इसलिए सिया भी अब सबके सामने उसे जानबूझकर खड़ूस बुलाती थी।
शुरुआत में तो वह सिर्फ चिढ़ाने के लिए बुला रही थी, पर कब दोनों को इसकी आदत पड़ गई दोनों को पता भी नहीं था। मानव बेशक उसके भलाई और उसके अच्छी हेल्थ के लिए कर रहा है, ये बात किया भी अच्छे से जानती थी, पर कहीं ना कहीं उसे किसी का अपनी इतनी परवाह करना, इतना प्यार दिखाना, अपनेपन से बात करना बहुत अच्छा लगता था। मानव सिया को बहुत पैम्पर्ड करता था, उसकी हर विश पूरी करता था, उसे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह संभलता था और वही सिया भी सारी दुनिया को भूलकर अपना बचपना उसके सामने खुलकर दिखाती थी। कभी कभार जब वह गहरी नींद में होती थी और उसे अपने पिछले जन्म की यादें डराती थी, सताती थी, तब वह मानव था जो उसके सर पर हाथ सहलाता था जैसे कोई अपना बहुत करीबी हो उसे संभालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राव परिवार को अब तक सिया के लापता होने के बारे में पता चल चुका था। उन्हें बारे में पूरी जानकारी तो नहीं थी, पर उन्हें बस इतना पता चला था कि किसी वजह से सिया की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आए थे। पर उस दौरान किया उन सब को चकमा देकर भाग गई है और पिछले 3 महीने से उसका कोई अता पता ही नहीं है। ये कुछ ऐसा था कि जैसे सिया कभी वहां होगी ना। जब ये बात मिस्टर ओल्ड राव को पता चली, उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लगा कि उनकी पोती को उसके ही परिवार वालों ने बिना एक भी बार सोचे समझे मेंटल असाइनमेंट में भेज दिया, और उससे भी बड़ी बात उनकी पोती वहां से भाग गई थी और अब वह ऐसे गायब थी जैसे हवा जो होकर भी ना दिखे। इस बात पर उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर हुआ, यहाँ तक कि उनको दिल का दौरा तक आ गया, जिस वजह से वह काफी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बहुत मेहनत और अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिलने के बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया, और जब राव परिवार बाकी सदस्य ने उनकी देखभाल करने की कोशिश करता है तो वो उन्हें पास तक आने से भी मना करते हैं। साथ ही उन्होंने कह दिया था कि जब तक उनकी सिया वापस उनके पास नहीं आ जाती तब तक वो उन्हें अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और साथ ही उन्होंने सभी को एक धमकी भी दी थी कि अगर सिया सही सलामत वापस घर नहीं आए तो वह उसी वक्त रागिनी को उसकी असली जगह भेज देंगे। साथ ही सारे मीडिया के सामने जो सच है वह सबके सामने बता देंगे कि रागिनी नहीं सिया उनकी असली पति है, जिस वजह से बाकी के फैमिली मेंबर और ज्यादा प्रेशर में कहा गए थे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, यह बात सबको अच्छे से समझ आ रही थी, इसलिए किसी ने भी ज्यादा नाटक ना करते हुए सिया को ढूंढने की कोशिश करने लगे। रागिनी तो इतना डर गई थी कि बेचारी को रात रात तक नींद नहीं आती थी, वह डिप्रेशन में जा रही थी। वह हमेशा इन सब के लिए या को ही जिम्मेदार ठहराती और उसको मर जाने के लिए दुआ करती। वह हमेशा एक ही चीज चाहती थी कि सिया मर जाए और वापस कभी उसकी जिंदगी में ना आए। राव ब्रदर्स का इतनी कोशिश करने के बाद भी उन्हें सिया के बारे में एक छोटी सी खबर तक नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि वहां सिया नाम का कोई था ही नहीं। वहीं तीनों भाइयों को इस बात का अंदाजा तो लग गया था, कोई है जो जानबूझकर सिया की इन्फॉर्मेशन उन तक आने से रोक रहा है, और वह जो भी है वह बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान होगा, क्योंकि राव परिवार ने अपनी लगभग सारी पावर लगा दी थी पर कोई भी सिया के बारे में खबर नहीं मिली थी। तीनों भाइयों को भी सिया की थोड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि बेचारे लगभग कितने महीनों से उसे ढूंढ रहे थे पर उनके हाथों में नाकामयाबी ही आ रही थी, और धीरे धीरे उनके दिल में एक डर सा बैठ रहा था, किसी को खोने का डर। पर यह बात किसी ने किसी से नहीं कही, हर कोई अपने दिल में गिनती लिए सिया को ढूंढ रहा था, क्योंकि सबको अपने दिल में कहीं ना कहीं यह जरूर पता था कि इन सब में उनकी भी उतनी ही गलती है जितनी दूसरों की। वही मानव के विला में बाहर गार्डन में सिया टहल रही थी, साथ ही वहां पर एक बहुत बड़ा कुत्ता था जो हस्की ब्रीड का था, उसका नाम कोको था। उसकी वह हरी नीली आंखें सिया को बहुत पसंद है। जब वह वहां टहल रहे थे तब अचानक वहां पर बने स्प्रिंकलर चालू हो गए, पर जिससे पूरे गार्डन में पानी बारिश की तरह गिरने लगा। ये देखकर सिया आप देखती है न ताव और सीधा जाकर वहां पर उस पानी में खेलने लगती है। वह काफी देर तक यूं ही उस पानी में खेलती रही। जब लीला जी को लगा कि सिया काफी समय से नहीं आई तो सो जाकर देखती है तो सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे पर गुस्से के हाव भाव आ जाते हैं। वह पहले जाकर स्प्रिंकलर्स बंद कर रहे हैं और फिर सिया के पास जाकर उसका कान पकड़कर मरोड़ देती है और कहती है, हमने आपसे क्या कहा था, आप पानी में बिल्कुल नहीं भीगे। सुबह सुबह एक तो इतनी आइसक्रीम खाए और अब इतने ठंडे पानी में खेल रही हो, बुखार चढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी और फिर मानव बाबा हम सबकी अच्छे से खबर लेंगे। जिस पर सिया अपना कान छुड़वाने हुए कहती है, लीला काकी छोड़िए ना, दर्द हो रहा है, और अपनी प्यारी भोली भाली शक्ल बनाकर आंखों में दुनिया जहां की मासूमियत लेकर लीला जी को देखने लगती है। उसको ऐसा देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए तो लीला जी क्या चीज थी, इसलिए अपने दिल से मजबूर लीला जी उसे छोड़ती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। वह कहते हैं, जल्दी चलो और अच्छे से खुद को सुखा लो, नहीं तो सच में सर्दी और बुखार हो जाएगा। पागल लड़की या क्या कर उसे अपने रूम में ले जाती है। वही बजाज इंडस्ट्रीज में
मानव अपने क्या दिन में बैठा हुआ था, उसका क्या बहुत क्लासिक में यूनिफॉर्म लग्जरियस था। इस वक्त वह अपने चेयर पर बैठकर कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। तभी उसका असिस्टेंट ध्रुव अंदर आता है और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ वह एक साहित्य बल पर रखकर कहता है, सर आपसे कुछ बात करनी थी, आपको कुछ बताना था। जिस पर मानव उसकी ओर देखता है। ये देखकर चुप जल्दी जल्दी बोलना शुरू करता है, सर राव परिवार पिछले कुछ समय से सिया मैडम के बारे में जानकारी निकालने की बहुत कोशिश कर रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर भी उनके बारे में छानबीन की, पर जैसा कि उस ओल्ड कपल आपको वादा किया था, इस बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। वह शांत बैठने के लिए तैयार ही नहीं है और फिर आगे कहता है, साथ ही मिस्टर ओल्ड राव ने उन सबको धमकी भी दी है, ये कहकर जो कुछ है सब कुछ बता देता है। जिस पर मानव फाइल टेबल पर रखकर अच्छे से खुशी पर लीन हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है, बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल, अब लगता है सामने सामने खेलना होगा। एक काम करो, उन तक खबर पहुंचा दो कि अब मेरे पास है, पर ये ऐसा दिखाव कि ये जानकारी उन्होंने खुद ढीठ निकाली है, साथ ही उन्हें ये पता ना चले कि मैं उसका लीगली गार्डियन बन गया हूं। जिस पर ध्रुव अपना सर हमें हिलाता है और केबिन से चला जाता है और वैसा ही करता है जैसा मानव ने उससे करने के लिए कहा था। वही मानव अपने ऑफिस में बैठकर डायल स्माइल कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमकते आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहा था। मानव अपने स्क्रीन पर देख रहा था जिस पर सिया की बहुत प्यारी तस्वीर थी। मानव उसे देखते हुए कहता है, डार्लिंग बहुत मजा आएगा, बहुत हो गया, अब गेम स्टार्ट करने का समय आ गया है। मैं भी तो देखूं कि तुम कितनी जिद्दी हो और कितने अपने वादे पूरे करती हो। बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बस कुछ समय। और फिर यह कहकर वह मुस्कुराने लगता है तो उसकी वह मुस्कुराहट किसी को हार्ट अटैक दिलाने के लिए काफी थे। मानव अपना सारा काम शाम तक खत्म करता है और जल्दी से विला की ओर निकल पड़ता है। सड़कों पर पूरी रफ्तार के साथ महंगी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा का काफिला दौड़ रहा था, पर सभी कार की नंबर प्लेट पर एमबी लिखा था, जो सबको ये समझने के लिए काफी था कि यह मानव बजाज है। इसी वजह से कोई भी उसे रोकने की या उसके रास्ते में आने की हिम्मत तक नहीं करता था। देखते ही देखते वह बड़ा सा काफिला मानव के विला के अंदर एंटर करता है। वॉचमैन भी जल्दी जल्दी गेट ओपन करता है और गाड़ियां तीता अंदर चली जाती है। वही वहां पर खड़ा गार्ड जल्दी से आगे बढ़कर मेन कार जिसमें मानव बैठा था उसका बैक डोर ओपन करता है और उसी के साथ अंदर से मानव बाहर आता है। उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, बाल एकदम परफेक्टली सेट किए हुए थे, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, आसपास का ऑरा बहुत खतरनाक था। वह बिना अपना समय गंवाए सीधा अंदर निकल जाता है। ड्राइंग रूम में पहुंचकर वह एक सोफे पर बैठता है। तभी लीला जी उसके लिए पानी लाती है और उन्हें रहती है। वह गिलास लेकर एक घूंट पानी पीता है और कहता है, मैडम कहाँ है? जिस पर लीला जी कहती है, अपने कमरे में है, बात नहीं कर रही। जिस पर मानव अपनी सवालिया नजरों से उन्हें देखता है तो लीला जी आगे कहती हैं, दोपहर में गार्डन में पानी में खेल रही थी, इसलिए थोड़ा डांट दिया था। ये सुनकर मानव अपनी आंखें बंद कर ना में सर हिलाता है और कहता है, आप जाकर डिनर की तैयारी देखिए। और वह उठकर सीधा सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगता है। सेकंड फ्लोर पर उसका और सिया का कमरा था। मानव जल्दी से एक कमरे का दरवाजा खोलता है और सीधा अंदर जाता है और वह रखे सोफे पर बैठ जाता है। वही उसकी नज़र बेड पर अल्टी पल्टी मारकर बैठे सिया पर जाती है, जो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह वहां पर रूठ कर बैठी हुई थी। मानव उसे नजरअंदाज करता है और सीधा अपनी कोल्ड वॉइस में रहता है, डार्लिंग कम हियर। जिस पर सिया कुछ रिएक्ट नहीं करती। जिस पर मानव इस बार थोड़े गुस्से में कहता है, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, अगर मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया तो उसके बाद जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। मानव का बस इतना कहना ही था कि सिया बेड से खड़ी होती है और पैर पटकते हुए उसके बगल वाली सोफे पर जाकर बैठने लगती है, पर मानव उसके बैठने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और वह सीधा जाकर उसके गोद में गिर जाती है। सिया उठने की कोशिश करती है पर सब बेकार था, क्योंकि मानव ने पहले ही अपने मजबूत हाथों से उसकी कमर पकड़ी हुई थी। बहुत झटपट आने के बाद जब उसे लगा कि आप इतनी मशक्कत करने का और अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह शांति से बैठ जाती है। इस वक्त भी उसने अपना चेहरा गुस्से से किसी गुब्बारे की तरह फुलाया हुआ था। वह बहुत क्यूट दिख रही थी, खासकर उसकी लाल नाक और खुले हुए बाल जो वो बड़े हो बेतरबी से पीछे कर रही थी। मानव अपनी एक हाथ से उसके आगे आ रहे बाल उसके कान के पीछे करता है और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है। सिया भी बिना किसी हिचकिचाहट या डर के उसकी आंखों में देखती है, फिर मानव उसी तरह उसकी आंखों में देखते हैं कहता है, अंडरस्को पहले खुद गलती करती हो और जब कोई तुम्हें उसके लिए डांटता है तो तुम ही गुस्सा होकर बैठ जाती हूँ। ये कौन सी नई स्टाइल है, मुझे भी बताना।
जिस पर सिया उसे कहती है अंडरस्कोर खड़ूस ये गलत बात है, मैं बस थोड़ी देर खेल रही थी ना। और अब तुम भी आकर मुझसे कुछ नहीं पूछा और सीधा मुझे डांटने लगे, तुम भी बहुत बुरे हो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जिस पर मानव उसे देखते हुए कहता है अंडरस्कोर तो क्या लीला आंटी जो कह रही है वह झूठ है। जिसको सिया अपनी गर्दन नीचे करते हुए ना में सर हिलाती है। फिर मानव उसे समझाते हुए कहता है अंडरस्कोर डार्लिंग तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत कितनी जल्दी बिगड़ती है और फिर तुम्हें कितनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए लीला आंटी तुम्हारा ख्याल रख रही थी, पर तुमने उनके उस प्यार भरी नाराजगी को चिंता को इतना सीरियसली ले लिया। बेचारी कितने टेंशन में है, नीचे उन्हें कितना गिल्टी फील हो रहा है पता है तुम्हें। जिस पर सिया कहती है अंडरस्कोर सॉरी मुझे पता है मेरी गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। खड़ूस आई प्रॉमिस, पर मैं क्या करूं, मैं जब से यहाँ पर आई हूं तब से मैं बस यहीं पर हूं और अब मुझे यहाँ पर बहुत बोर होता है। तुम भी दिन भर ऑफिस में बिजी होते हो, लीला आंटी को भी घर के बहुत से काम होते हैं, मैं दिन भर यहाँ पर बोर हो जाती हूँ, मुझे भी बाहर जाना है पर कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, तुम भी नहीं। उसकी ऐसी प्यारे शिकायत सुन मानव हंसता है और अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा लेते हुए कहता है तो मेरी डार्लिंग को बाहर जाना है। जिस पर किया अपने पलके झुका देती है तो मानव कहता है तो ठीक है, वैसे भी हमें कल बाहर जाना है। जिस पर सिया एक्साइटेड होकर कहती है कहाँ जाना है। तो मानव कहता है वो तुम्हें कल पता चलेगा, लेकिन कल तुम शाम तक रेडी होकर रहना, कोई मस्ती नहीं, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा ओके। जिस पर सिया खुश होकर उसे हक करती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम ना दुनिया के सबसे बेस्ट खड़ूस हो। जिस पर मानव कहता है अभी बुराई कर रही थी अभी तारीफ कर रही हो, तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी अपने रंग बदलती हो। जिस पर सिया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है खड़ूस। उस पर मानव को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो कहता कि जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करेंगे। सिया अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मानकर जल्दी से वह फ्रेश होने चली जाती है। मानव भी अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगता है। दोनों थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। सिया बार बार उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर वह हमेशा की तरह मानव उसे कोई जवाब नहीं देता। बार बार पूछे जाने पर मानव बस एक ही जवाब देता है चुपचाप खाना खाओ नहीं तो पनिशमेंट दूंगा। मानव का बस इतना कहना ही था कि जल्दी से अपना सर दूसरी ओर करती और चुपचाप खाने लगती है कि ऐसी बचकानी हरकतें देखकर वहां खड़ी लीला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने मन में कहती है तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है सिया, तुम इस विला में आकर इस विला को एक घर बना देती हो। मेरे मानव बाबा जो किसी की परवाह नहीं करते थे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता था, आज वही तुम्हारे हर एक चीजों का खुद ख्याल रखते हैं, तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आज पता नहीं कितने सालों बाद हम मानव बाबा को इतना शांत और हंसता हुआ देख रहे हैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि यह खुशियां हमेशा हमेशा मेरे मानव बाबा और तुम्हारी जिंदगी में रहे। डिनर हो जाने के बाद थोड़ी देर मानव सिया को अलग अलग सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है, अच्छे से समझाता है। सिया भी एक अच्छी स्टूडेंट की तरह उसकी हर एक बात मानती थी और जो बाकियों को सीखने में एक एक साल लगता था, वह चीजें सिया बस इन कुछ महीनों में आराम से सीख रही थी। उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी जिस वजह से वह हर एक चीज बहुत जल्दी याद कर लेती और उसे समझ भी आसानी से आ जाती थी। इसी समझदारी के वजह से मानव को भी उसे नई नई चीजें सिखाने में मजा आता था और साथ ही उसके साथ टाइम स्पेंड करने का उसे एक और मौका मिल जाता था। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद मानव घड़ी में देखता है तो रात के 11 बजे बज रहे थे। ये देखकर मानव कहता है आज के लिए इतना बस हो गया, जाओ जाकर सो जाओ सुबह अपने टाइम पर। जिस पर सिया जल्दी ओके कहती है। ये सा लग रहा था कि वो इसी चीज का इंतजार कर रही थी और उसे गुड नाइट विश करके वापस अपने बेड पर जाकर लेट जाती है 180 की स्पीड में। मानव उसके पास रखे टेबल पर बैठता है और उसके आंखों पर अपने हाथ रख लेता है तो सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब मानव को सिया की हल्की शांत सांसें महसूस होती है तो उसे समझ आ जाता है ये सो गई, इसलिए वह अपना हाथ हटाता है। एक बार सिया को देख उसके माथे पर हल्का सा चुनता है, उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वह सीधा बालकनी में जाता है और अपने लिए एक सिगरेट जलाता है। सिगरेट का एक कश लगाते हुए वह आसमान की ओर देखते हुए कहता है मुझे इंतजार है आने वाले समय का, मुझे उन सब का गुरूर टूटते हुए देखना है और वह तुम करोगी डार्लिंग, उन सब को तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे भीख मांगनी होगी, लेकिन मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि जो वह मांग रहे हैं वह कभी ना मिले, क्योंकि अब वह सिर्फ मेरा है। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत शातिर मुस्कान थी जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाली थी।
रोज की तरह सुबह ठीक 5 बजे मानव और सिया विला में बने से गार्डन में जॉगिंग कर रहे थे। उसके बाद मानव सिया को थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कराता था। पिछले कुछ समय से मानव एक जिद्दी गुस्सैल ट्रेलर बन गया था और उसी गुस्से ट्रेनर की कृपा से सिया के हेल्थ में और फिजिकल फीचर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट भी हुआ। पहले सिया बहुत पतली और कमजोर दिखती थी, ऐसी लगती थी जैसे 14-15 साल की छोटी बच्ची हो, पर अब थोड़ी हिलती हो गई थी, 18-19 की लग रही थी। साथ ही रेगुलर वर्कआउट की वजह से उसकी बॉडी एक परफेक्ट शेप में थी, एकदम किसी मॉडल की तरह। पर अच्छे डाइट और वर्कआउट के वजह से उसकी स्क्रीन एकदम चमक रही थी, वह बहुत सुंदर दिख रही थी। इन सब की वजह से मानव और सिया 7:30 बजे तक अपना ये रूटीन चलाते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरों में जाकर अच्छे से नहा धोकर फ्रेश होते हैं और नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। उनको वहां देख लीला आंटी जल्दी से उन्हें ब्रेकफास्ट परोस देती है। सिया जब अपनी प्लेट में वह हेल्दी खाना देखती है तो उसका मुंह उतर जाता है। उसे ऐसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसे अपने खड़ूस की वजह से यह मन मारकर यह खाना खा रही थी, क्योंकि अगर वह ये खाने में नखरे दिखाती तो कबीर उसका सारा जंक फूड बंद करवा देता था और उसे हर समय बस उबली हुई सब्जियां खानी पड़ती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी सिया चुपचाप वह हेल्दी ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट होने के बाद मानव खड़ा होता है और सिया का चेहरा हाथ में थामते हुए उससे बच्चे की तरह समझाते हुए कहता है, अच्छी बनना, बिल्कुल शैतानी मत करना, मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस, शाम को ध्रुव के हाथों तुम्हारे लिए कपड़े भेज दूंगा, रेडी रहना, हमें बाहर जाना है, ठीक है, तब तक के लिए नो मस्ती। उसकी बात सुनकर सिया अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हमें हिलाती है और कहती है, हाँ बाबा हाँ, खड़ूस में नहीं करूंगी, मुझसे एकदम अच्छे से रहूंगी, ठीक है, पर तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर मानव उसे बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। सिया फिर अपने कमरे में जाती है और लगातार लैपटॉप पर कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या, पर इस वक्त उसका चेहरा थोड़ा सीरियस था। जब वह मानव के साथ रहती थी तो किसी बच्चे की तरह रहती थी, पर अब अगर कोई उसे ऐसा देखे तो उसे विश्वास ही नहीं होगा कि कुछ देर पहले जो लड़की बच्चों की तरह मस्ती कर रही थी उसके चेहरे पर ऐसे भी हाव भाव आ सकते हैं। सिया लगातार कंप्यूटर लैपटॉप पर कुछ कर रही थी और उसके चेहरे पर एकदम सीरियस हाव भाव थे। वह इसमें इतना बिजी हो गई कि उसे वक्त का पता भी नहीं चला कि कब 4 बजे बज गए। बाहर जब दरवाजे पर लीला आंटी ने नोकिया तब जाकर उसका ध्यान टूटा और उसे समय क्या हुआ है ये देखा तो वह खुद को कहती है, समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर जल्दी से लैपटॉप बंद करके वह दरवाजा खोलती है। सामने लीला आंटी खड़ी थी, उनके हाथ में 2 बड़े बड़े बॉक्स और पेपर बैग। सिया को देते हुए कहती है, मानव बाबा ने आपके लिए भेजे हैं और कहा है 1 घंटे में तैयार होकर उनका इंतजार कीजिए। सिया उनके हाथ से वह बड़े बड़े बॉक्स लेती है और अंदर जाकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है, क्योंकि उसे पता था मानव ने अगर 1 घंटा कहा है तो 1 घंटे के अंदर ही उसे सब कुछ निपटाना होगा, क्योंकि मानव को समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चाहे वह 1 सेकंड क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद जब लीला जी कमरे के अंदर आती है तो एकदम सरप्राइज होकर सामने सिया को देख रही होती है। वह तो बेचारी यह सोचकर आई थी कि कहीं सिया को उनकी मदद की जरूरत पड़े, पर सिया को देखकर तो अभी उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि हमारी सिया देखे इतनी ब्यूटीफुल। सिया इस वक्त एक ब्लैक कलर का पार्टी गाउन पहना हुआ था जो ऑफ शोल्डर था, साथ ही उसके पैरों के पास एक लंबा सा कट था जिसके वजह से या की लंबी गोरी पतली टांगे आराम से देखी जा सकती थी। सिया ने इस वक्त बिल्कुल स्मोकी मेकअप किया हुआ था, साथ ही होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, काजल से सनी वह आंखें, खुले बाल, गले में पतली सी चेन, हाथों में हीरो से बना एक ब्रेसलेट, पैरों पर ग्लिटरी ब्लैक हिल्स। जो सिया हमेशा क्यूट प्यारी दिखती थी आज वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, हॉट और वेल मेंटेन लग रही थी, एकदम किसी बिजनेस वुमेन की तरह लग रही थी। पर लीला जी आगे बढ़ती है और सिया की बलाया लेते हुए कहती है, हाय कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। उनके ऐसे कहने से सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। रूम को देखते हुए एक्साइटेड माँ होकर कहती है, क्या सच्ची अच्छी लग रही हो ना, क्या उसको अच्छी लगेगी ना, नहीं तो वह मुझे वहां पर डांटना शुरू कर देंगे। जिस पर लीला मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी यह प्यारी सी शक्ल देखकर कोई तुम्हें नहीं डांटेगा, और मानव बाबा तो बिल्कुल भी नहीं, चलो नीचे, मानव बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सिया आगे बढ़ते हुए, क्या आंटी पहले बताना चाहिए था ना कि खड़ूस इंतजार कर रहा है, अब पता नहीं क्या क्या सुनाएगा, क्या क्या करो, जल्दी जल्दी नीचे जाने लगती है। वही मेन एंट्रेंस पर खड़ा मानव सिया का इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, आंखों पर चश्मा, जेल से एकदम परफेक्ट तरीके से सेट किए हुए बाल, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। वो लगातार अंदर दरवाजे की ओर देख रहा था, तभी उसे हील की टिकटिक सुनाई दी। जब उस तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता।
दोनों एक दूसरे को देख रहे। सिया चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर उसकी ओर बढ़ती है। जब सिया उसके एकदम सामने आकर खड़ी हो गई तब मानव को एहसास हुआ कि सिया उसके पास आ चुकी है। फिर वह जल्दी से सिया को अपने साथ कार में बैठाता है और उनके वह कार का काफिला वहां से निकल जाता है। कार में बैठने के सिया एक बार मानव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और फिर कह दिया, खड़ूस तुम आज इतने सज धज कर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम तो इतना तैयार हुए हो और मुझे भी तैयार करवाया, अब बता भी दो हम कहाँ जा रहे हैं? मानव धीरे से कहता है, मेरे एक पुराने इन्वेस्टर हैं, आज उनकी एनिवर्सरी है पर उन्होंने इसके लिए पार्टी रखी है और आज हम उन्हीं के पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी का नाम सुनते ही सिया के चेहरे पर हजार जलती हुई ट्यूबलाइट जितनी चमक आ गई, पर वह अपनी चेक की आवाज में कैसे, क्या सच में पार्टी? पर कुछ सोचकर उसका चेहरा उतर जाता है। ये देखकर मानव उससे कहता है, क्या हुआ, अभी तो बत्तीसी दिखा रही थी, अचानक चेहरा क्यों लटका दिया? जिस पर सिया कह दिया, खुश, मुझे ऐसी पार्टियों के बारे में कुछ नहीं पता, वहां जाकर मैंने कुछ गलती कर दी तो वहां पर आए सभी लोग मुझ पर हंसने लगे तो, और वहां पर वह भी तो। कहते कहते हैं वह रुक गई, जिस पर मानव उसका एक हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे सिया की लैंडिंग सीधा उसके गोद में होती है। फिर मानव सिया को उसी तरह अपने गोद में बैठते हुए कहता है, अंडरस्को, पहली बात, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम पर हंस सके, इसलिए उस बात की टेंशन मत लो। और रही बात उन लोगों की, तो क्या तू उनसे डरती हो? जिस पर सिया उसकी आंखों में देखते हुए अपना सर नाम है रहती है, तो मानव उसी तरह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो फिर डर किस बात का? सिया गहरी गहरी सांसें लेती है और फिर मानव से कह दिया, मैं ठीक हूं, बस तुम मुझे अकेला छोड़ना मत, मेरे साथ रहना। जिस पर मानव कहता है, तुम बोलोगे ना तब भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? फिर मैंने सिया का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ वहाँ की बातें उसे करने लगा, उसे बताने लगा कि ऐसी पार्टी, इसमें क्या होता है, क्या करते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ियां वहां के बहुत बड़े होटल के सामने आकर रुकती है। गाड़ियां रुकते ही सिया जल्दी से मानव की गोद से उतरकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। सबसे पहले मानव के बॉडीगार्ड जाकर वहां का सारे एरिया उसके लिए साफ क्लीन करते हैं, मेरा मतलब है आसपास की भीड़ को वहां से हटाते हैं। फिर वहां पर अच्छी खासी घेराबंदी करने के बाद ध्रुव आगे बढ़कर मानव के कार्य का डोर ओपन करता है। कार का डोर ओपन होते हैं मानव अपने भाई खतरनाक ऑरा और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकलता है और दूसरी ओर जाकर दरवाजा खुलता है और सिया का हाथ पकड़ उसे बाहर आने में मदद करता है। जिस बिजनेसमैन के एनिवर्सरी में वह आए थे वह भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए वहां पर अच्छे खासे रिपोर्टर्स भी जमा हो चुके थे और जब उन लोगों ने मानव बजाज का वहां देखा तो उन्हें तो मानो अच्छा खासा लॉटरी लग गया हो, क्योंकि मानव बजाज बहुत कम ही देखा जाया करता था। पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स की वजह से वह ठीक से मानव को नहीं देख पा रहे थे। पर भीड़ में तो हल्ला तब मचा जब उन्होंने देखा कि मानव की कार से एक लड़की भी उसके साथ बाहर आ रही है, पर बॉडीगार्ड्स की घेराबंदी की वजह से वह उसको अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे थे, वह बस उसके कुछ फीचर से देख पा रहे थे। मानव भी खुदान पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और सिया हाथ पकड़कर सीध वहां चला जाता है जहां वह पार्टी रखी थी। पार्टी में देश भर से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, सेलिब्रिटीज, हर कोई वहां आया हुआ था। साथ ही सभी ने अपने साथ अपनी बेटियां को लेकर आए थे, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी पार्टी, इसमें ही बड़ी बड़ी डील्स और बड़े बड़े रिश्ते तय होते थे। वहां पर आए सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि एंट्रेंस से आ रहे शोर की आवाज में सबका ध्यान उस ओर खींचा। जब सब एंट्रेंस की ओर देख ही रहे थे कि तभी सबकी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि अभी वह उनके आंखों से बाहर गिरने वाली थी, जो कि सामने खड़ा था। बिजनेस वर्ल्ड का चिन्ह मानव बजाज। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो और थी कि पहली बार मानव किसी पार्टी में अपने साथ एक पार्टनर लेकर आया था, वह भी एक लड़की, ऐसी लड़की जो कयामत ढा रही थी। वहां पर आए सभी लड़कों की नजर तो सिया पर अटक ही गई थी। क्या देखने में बहुत यंग लग रहे थे, वही उसके चार फीचर्स और उसका वह प्यारा सा चेहरा हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। वही आई सभी लड़कियां तो मानव की दीवानी थी। उसे देखकर तो उन्हें पागलपन सा हो रहा था, पर उन्हें सिया से भी बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि वहां पर आए हर लड़की का ये सपना था कि वह मानव बजाज के बगल में खड़ी हो, पर इसका सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला था। मानव को वहां देख जिनकी यह पार्टी थी, मिस्टर एंड मिसेस माने आगे आकर उनका वेलकम करते हैं। मानव भी बस अपना सर हिलाकर उनकी ओर देखता है और अंदर जाने लगता है। मानव के साथ माया भी उनके साथ अंदर चली जाती है। भले ही अंदर से भरी हुई हूं, पर उसने भी अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था और वह कबीर की मानव के बराबर चल रही थी। वहां आए सभी को एक के बाद एक शौक लग रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी होते हुए नहीं देखी थी। मानव बजाज जो कभी ऐसी पार्टी इसमें कभी भी नहीं आता था, वह आज यहाँ आया था।
साथ ही उसके साथ एक लड़की को पार्टनर बनाकर लाया था और वह लड़की भी बिल्कुल मानव के बराबरी की लग रही थी। जहां पूरी दुनिया मानव को नजर भर देखने से डरती थी, वहीं वह लड़की मानव के बराबर चल रही थी। मानव को वहां आता देख वहां पर आए अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्रीज के ओनर्स को एक अच्छा खासा मौका मिल गया था अपने बिजनेस को बढ़ाने का। ये सोचकर वह सभी उसके साथ बात करने का, इंटरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। मानव भी वहां पर आए लोगों से बातें कर रहा था। सिया कुछ देर तक मिसेज माने के साथ बातें करती है। मिसेस मारे को और भी गेस्ट को वेलकम करना था, इसलिए वह सिया को एंजॉय केकर बस 2 मिनट यहाँ रुके ये कहकर वह बाकी सभी को अटेंड करने चली जाती है। सिया को पहले तो थोड़ा इंटरेस्ट आया, पर वहां पर आए सभी आपस में ही बातें करने में लगे हुए थे, इसलिए वह जल्द ही बोर हो गई। तभी उसकी नज़र वहां पर बने की ओर जाती है। कुछ सोचकर वह उस ओर चली जाती है और अपने लिए कुछ ड्रिंक देखने लगती है। वह खुद के लिए ड्रिंक यूज कर ही रही थी कि तभी कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता। अपने पीछे किसी की प्रेजेंट महसूस होते हैं। सिया मुड़कर पीछे देखती है तो थोड़ी शॉक हो जाती है। सामने वाला इंसान कुछ ऐसा या बोलता उससे पहले सिया वहां से मुड़ती है और सीधा चली जाती है। वह इंसान भी सिया के पीछे जाता है, पर सिया जल्दी से मानव के पास जाती है और उसे अपन कुछ कहता या बोलता उससे पहले सिया वहां से मुड़ती है और सीधा चली जाती है। वह इंसान भी सिया के पीछे जाता है, पर सिया जल्दी से मानव के पास जाती है और उसे एक तरफ ले जाकर कहते हैं, खड़ूस यहाँ से चलो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बोर हो रहा है और मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से चलो। मानव एक नज़र उसे देखता है और कुछ सोचकर कहता है, ठीक है हम चलते हैं। फिर वह दोनों मिस्टर एंड मिसेस माने को उनकी शादी की सालगिरह के बधाई देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाते समय मानव अपनी तीखी नजरें वहां पर खड़ी भीड़ पर डालता है और आगे निकलता है, पर जाते समय उसके होठों पर एक बहुत शातिर मुस्कुराहट थी जो शायद ही किसी ने देखी हो, और दोनों वहां से चले जाते हैं। किसी पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मानव बजाज को रोक सके। वहीं कोने में खड़ा वह आदमी जो सिया के पीछे आ रहा था, उसने जब सिया को मानव के साथ देखा तो वहीं रुक गया और उन्हें जाते वक्त उन्हें पीछे से देख रहा था। वह जब देखता है कि मानव और सिया वहां से चले गए हैं तो तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को इस बारे में बताने लगता है और खुद भी उस पार्टी से जल्दी से चला जाता है। मानव सिया को पार्टी से लेकर चला गया था। इस वक्त दोनों कार में बैठे हुए थे। सिया का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। ये देखकर मानव उसे अपनी गोद में बैठता है और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा या किसी ने कुछ कहा तुमसे? इस पर सिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, खड़ूस मुझे लगता है कि शायद अब उन सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा, मुझे डर लग रहा है। जिस पर मानव उसके सर को सहलाते हुए कहता है, कैसा डर, किस बात का लग रहा है? सिया कहती है, पता नहीं बस डर लग रहा है। ये सब कहते हुए वह मानव को बहुत टाइटली गले लगा लेती है। उसके पकड़ बहुत मजबूत थी जिससे मानव को पता चल गया था कि सिया किस बारे में इतना डर रही है। उसके सर को सहलाते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं, डरना तो अब उन्हें है जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। और हाँ, नेक्स्ट वीक से तुम अपनी स्टडी कॉलेज से कंटिन्यू करो कि मैंने यहाँ के बेस्ट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया और मैंने तुम्हारी अच्छे से तैयारी भी करवा ली है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबको उनकी असली जगह दिखा देना, सबको पता चलना चाहिए कि तुम क्या चीज़ हो। उसकी बातें सुन सिया उसकी आंखों में दिखने लगती है। मानव भी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, क्योंकि मानव बजाज को डरना, हारना या किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब तुम हारोगी तब मैं हारूंगा, इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना और जितनी भी मुश्किल है उन सब का अच्छे से सामना करना। अगर तुम कमजोर पड़ी तो मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए, इतना तो विश्वास करती हूं ना मुझ पर। इस बात पर सिया हाँ में सर हिलाती है। फिर वह मानव की आंखों में देखते हुए बोली, अंडरस्को, मेरे अपने परिवार ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे कभी अपना नहीं माना, तो तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं आज भी तुमसे वही सवाल पूछती हूँ, मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरे ऊपर इतना एहसान क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं होगा, तो तुम ऐसा क्यों कर? जितना मैंने मानव बजाज के बारे में सुना है, वह बिना प्रॉफिट के एक कदम तक नहीं उठाता। फिर वही मानव बजाज दी बिजनेस किंग आज मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है? क्यों बिना फायदे की तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मानव उसके चेहरे के थोड़े करीब जाकर कहता है, किसने कहा कि मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है? बहुत बड़ा प्रॉफिट है, पर वह अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जब सही समय आएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तब तक के लिए इंतजार करो।
सिया लगातार उसकी आंखों में देखते हैं, जैसे उसकी आंखों से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही हो, पर उससे बात सिर्फ कबीर की गहरी आंखों के सिवा कुछ नहीं दिखा। हार कर मानव से नजरें फेर ली और फिर एक बार गले लगा कर उसी तरह उसके गोद में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपने विला पहुंच चुके थे। मानव उसे गोद में उठाकर उसे कमरे में ले जाता है, उसे बेड पर बैठता है। उसके बाद क्लोजे रूम में जाकर सिया का नई ड्रेस लेकर आता है और सिया को बाथरूम भेज देता है और खुद भी अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। सिया जब वॉशरूम से बाहर आए तब उसने देखा कि रूम में मानव सोफे पर अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा है। सामने एक ट्रेलर में खाना रखा हुआ था। ये देखकर कबीर के बगल में आकर बैठ जाती है। उसे देखकर मानव चुपचाप दोनों के लिए खाना सर्व करता है। सबसे पहले वह अपनी प्लेट से एक निवाला लेता है और सिया को खिलाता है। सिया बिना नखरे के चुपचाप खाती है। उसके बाद दोनों अपना खाना खाते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कबीर जब सिया को उठाने आया तब उसने देखा कि सिया गहरी नींद में सो रही है। जब उसे उठाने जाता है तब उसे हल्का बुखार महसूस होता है। यह महसूस होते हैं वह जल्दी से सिया को उठाता है और उसे दवाई खिलाकर वापस अच्छे से सुला देता है। तभी थोड़ी देर बाद मानव का फोन बजने लगता है। मानव फोन स्क्रीन पर देखता है तो उसके असिस्टेंट ध्रुव का नाम शो हो रहा था। ये देखकर वह कॉल पिक करता है। कॉल पिक होते ही दूसरी ओर से ध्रुव की आवाज आती है, जो बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर जैसा आपने कहा था सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उनको मैडम के बारे में पता लग गया है और वह मैडम से मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत टालने की कोशिश की पर वह जिद पर अड़े रहे और जब मैंने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा तो वह सीधा आपके यहाँ आने के लिए निकल रहे हैं। मानव ये सुनकर डेविल स्माइल करता है और कहता है, उनके पास मेरा सही एड्रेस तो है ना, सही सलामत आ जाने चाहिए यहाँ पर। जिस पर ध्रुव जाता है, सर उन्होंने ऑलरेडी सारी जानकारी निकाल ली है। जैसा कि आपने मुझे कहा था मैंने उसी तरह किया और उन्हें सारी जानकारी मिलने दी। अब मुझे आगे क्या करना है? जिस पर मानव कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए बस मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना। ध्रुव ओके बोलकर कॉल कट करता है। कॉल कट होने के बाद मानव सिया को देख रहा होता उसके सर पर हाथ फिर आते हुए कहता है, आज मुझे देखना है तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, तुम्हारी नफरत कितनी सच्चाई है। तुम जिस बदले के बारे में मुझे शुरुआत में बोल रही थी, जो आग उसे सिया के मिलने के समय दिखी थी, वो आज भी है या आग की तपिश कम हो गई है? बदला लेने में तुम्हारे अंदर कितनी शिद्दत है? ये सब कहते समय उसके चेहरे पर बहुत अजीब इमोशंस थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। कोई उसका चेहरा या आंखें देखकर यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार वह सोच क्या रहा है। थोड़ी देर सिया के पास बैठने के बाद वह अपने कमरे में जाता है और जल्दी से नहाकर तैयार हो जाता है और वापस अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। करीब 1 घंटे के बाद उसके रूम पर कोई नॉक करता है। मानव अपनी ठंडी आवाज में कहता है, कम इन। उसके इतना कहते ही लीला जी अंदर आती है और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं, मानव बाबा नीचे कुछ लोग आए हैं और वह कह रहे हैं उन्हें सिया बेटी से मिलना है, उनसे बात करनी है, वह उन्हें जानते हैं। जिस पर मानव कहता है, क्या आपने उन्हें अंदर आने दिया? जिस पर लीला जी कहती है, नहीं, वह अभी भी मेन गेट के सामने खड़े हुए हैं और आपकी परमिशन की इंतजार कर रहे हैं। मानव कहता है, जब तक मैं ना कहूं उन्हें अंदर मत आने देना। लीला जियो के बोलकर चली गई। मानव यूं ही 1 घंटा अपने लैपटॉप पर काम करता है। उसका काम खत्म होने के बाद वह एक नज़र घड़ी को देखता है और अपने फोन से किसी को कॉल करके कहता है, अब उन्हें अंदर आने दो, और खुद भी नीचे हॉल की तरफ चला जाता है। पर जाते समय एक बार सिया को देखता है। उसका बुखार उतर चुका था, बुखार बहुत हल्का था इसलिए जल्दी उतर गया था। सिया को देखने के बाद वो नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाता है। जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था तब उसे सोफे पर 4 लोग दिखाई दिए जो थोड़े गुस्से में, नाराजगी में दिख रहे थे, जो उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। साथ ही वह बार बार आसपास देख रहे थे जिससे किसी का इंतजार कर रहे हो। मानव पूरी अकड़ के साथ नीचे आ रहा था। जूतों की आवाज सुन सबकी नजर उस ओर चली गई जहां मानो पूरे एटीट्यूड के साथ, अकड़ के साथ, पूरे एकदम स्टाइल मारते हुए जैसे मूवी में होता है, उसी तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसको देखकर सर्वेंट जल्दी से अपना सर नीचे कर लेते हैं और एक तरफ हो जाते हैं। कबीर सोफे की ओर बढ़ते हुए अपने इमोशनल लेस आवाज में कहता है, अंडरस्को, क्या बात है आज राव परिवार यहाँ, वह भी बिना बताए, बिना अपॉइंटमेंट के, वह भी सुबह सुबह, कुछ खास बात? ये सब कहते हुए वह आकर वहां रखे एक सोफे पर बैठ जाता है। वह सोफा एक सिंगल सोफा था। वह दिखने में किसी सिंहासन की तरह दिख रहा था और जब मानव उस पर बैठा तो वहां बैठे सबको एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी।
कबीर सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अच्छे से रखकर घमंड के साथ बैठा हुआ था। उसने राव परिवार को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया था, करे भी क्यों, क्योंकि उसके सामने वह ज्यादा कुछ नहीं थे। यह बात राव परिवार भी अच्छे से समझ रहा था, पर इस वक्त जिस हालात में वह थे वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस वक्त वह सभी लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे और वही मानव वहां बने बड़े से सिंहासन जैसे सिंगल सोफे पर किसी महाराजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, पर उसका आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक वाइब दे रहा था जो वहां बैठे चारों को अच्छे से समझ आ रहा था। अभिनव राव सिया के पिता, राम अधीर नक्श सिया के भाई। क्योंकि मानव बजाज कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सकता है या यूं ही उससे कुछ भी कहा जा सकता है। सभी जानते हैं कि मानव बजाज अंडरवर्ल्ड किंग और पत्थर दिल इंसान है, जिससे सब लोग यमराज भी कहते हैं। वह किसी को भी बिना पलके झपकाए मार भी सकता है और उस इंसान को इस हद तक मजबूर कर सकता है कि वह खुद उसे मौत की भीख मांगे। यूं ही नहीं, पूरा इंडिया, पूरा अंडरवर्ल्ड उसके नाम से कांपता है। किसी को कुछ ना बोलता देख मानव अपनी खतरनाक आवाज में सामने बैठे राव परिवार की ओर देखते हुए कहता है, आपकी यहाँ आने की वजह। मानव की इस बात पर अविनाश जी कुछ कहते हैं, उससे पहले वहां बैठा उनका बड़ा बेटा राम कहता है, मिस्टर बजाज हम यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आए हैं। ये सुनकर मानव अपनी एक भौं ऊपर करता है और बिना कुछ कहे उसे देखने लगता है। राम अपनी बात आगे जारी करता है, वह हम यहाँ सिया को लेने आए हैं। जिस पर मानव कुछ नहीं कहता और उन्हें एक टक घूरे जा रहा था। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वह उनके आत्मा तक को देख सकता हूं। इस वजह से पता नहीं क्यों पर वहां मौजूद सबको बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, पर किसी ने यह अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मानव सिर्फ एक शब्द कहता है, वाय। जिस पर अविनाश जी बीच में बोलते हैं, सिया बहुत समय पहले बीमार थी, इसीलिए हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, पर अचानक एक दिन वह लापता हो गए। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी हम उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे, पर कुछ दिन पहले ही हमें इस बारे में जानकारी मिली कि सिया जैसी दिखने वाली लड़की आपके साथ देखी गई है, तो बस इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। जिस पर मानव कहता है, लगता है लोगों के दिल में हमारा डर कम हो गया है, इसी वजह से कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के, बिना मेरे इजाजत है, मेरे घर तक आ जाता है और मेरे सामने बैठ जाता है। क्यों, सही कहा ना मिस्टर राव? जिस पर अविनाश जी की हालत खराब होने लगती है, उन्हें अपने आसपास खतरा महसूस होने लगता है। वह हकलाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है मिस्टर बजाज, हम तो बस ये कंफर्म करने आए हैं कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं क्या वह वही है या नहीं। हम यहाँ आपको नाराज करने या आपको परेशान करने नहीं आया, पर इस वक्त हमें सिया का मिलना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इस तरह यहाँ आ गए। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मानव अभी भी उसी तरह उन सब को घूर रहा था। वह तीनों भाइयों को, अपने पापा को इस तरह माफी मांगता और डरते डरते बात करता देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह सभी भी मानव बजाज को और उसकी पावर को, उसकी बेदर्दी को अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्हें ये सब चुपचाप सहना ही था और इस वक्त कुछ भी गलत कदम उनकी जान से हाथ धोने के बराबर हो सकता था, इसलिए सब चुपचाप थे। ऐसा नहीं था कि राव परिवार के पास ताकत नहीं थी या वह इतने काबिल नहीं थे, पर बात ऐसी थी कि उनकी काबिलियत मानव बजाज के सामने बहुत छोटी थी। कोई कुछ कहता या करता, तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी। मानव की नज़र बस सीढ़ियों पर ही ठहर गए। वह मानव का नजरों का पीछा करते हैं और उनकी भी आंखें वही रुक जाती है। सबका ध्यान तब टूटा जब सबकी कानों में बहुत क्यूट प्यारी पर नींद से भरी हुई आवाज पड़ती है, खडूस। ये और कोई नहीं, सिया थी जो नींद खुलते ही मानव को ढूंढ रही थी, पर उसे मानव कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अपनी नींद भरी आंखें लेकर जब वह लिविंग एरिया के लिए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तब उसने मानव को देखा था। मानव का चेहरा सीढ़ियों की तरफ था और राव परिवार उसके लेफ्ट साइड के सोफे पर और सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे, जिस वजह से सिया को उनकी पीठ दिख रही थी। और सिया ने आसपास देखना या ये देखना कि वहां और कौन है जरूरी नहीं समझा। वह अपनी नींद भरी आंखों को मसलते हुए, आलस करते हुए धीरे धीरे चलकर मानव के पास आ रही थी। वह जाकर मानव के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर मानव के चेहरे जो एक्सप्रेशन लेस था वह थोड़ा कम एक्सप्रेशन लेस लग रहा था। उसके आंखों में कुछ हल्के इमोशंस देखे जा सकते थे, पर यह बात जल्द ही कोई नोटिस नहीं कर पाता था, क्योंकि यह बहुत कम समय के लिए होता था। मानव अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके सर को अपने कंधे पर रख धीरे धीरे उसे सहलाने लगता है। सिया को तो किसी की पड़ी है नहीं थी, उससे तो वह चाहिए था जिसके लिए वह कब से मानव को ढूंढ रही थी। जब भी वह मानव के कंधे पर सर रखकर सोती थी, उसे बुरे सपने या अपनी पिछले जिंदगी के बुरे सपने नहीं आते थे। उसे एक अलग ही शांति और सेफ फील होता था मानव के पास। इसीलिए जब भी उसे बुरा सपना आया था, वह इसी तरह किसी छोटे बच्चे की तरह मानव के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और मानव भी उसे हमेशा इसी तरह शांत कर आता था।
सिया उसी तरह मानव के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद करती है और उसे कसकर गले लगा लेती है और अपनी अलसाई हुई आवाज में हल्का गुस्सा लाकर मानव को शिकायत करते हुए कहती है, अंडस्को खड़ूस, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी और आपने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? मानव कुछ नहीं कहता, उसी तरह उसे शांति से देखता रहता है। सिया अपनी शिकायत आगे जारी रखते हुए कहती है, अंडस्को आपको पता, आज मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, जॉगिंग भी नहीं की, फिर भी मेरी बॉडी पेन हो रही है बहुत ज्यादा, और फिर जब मैं सो रही थी ना मुझे वापस से वह सब। इतना कहकर वह शांत हो जाती है और उसकी पकड़ मानव पर मजबूत हो जाती है। ये देखकर मानव ठंडे स्वर में रहता है, कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। ये कहकर वह उसे शांत कर आने लगा। वही राव परिवार एकदम चौक में चला गया था। उन चारों को तो 880 वोल्ट का झटका लगा था जब उन्होंने सिया को वहां देखा था। उसके बाद उन्हें लगातार एक के बाद एक झटके के लगते गए, वह भी तगड़े वाले, क्योंकि सिया जैसे ही आकर मानव के गोद में बैठी उन सबकी जान हलक को आ गई थी। मिस्टर अविनाश राव की तो दिल की धड़कनें रुकने वाली थी। उन्हें डर था कि अब मानव बजाज कुछ ना कुछ जरूर करेगा, पर उसके बाद जो उन्होंने देखा उससे तो उन्हें लगभग हार्ट अटैक ही आने वाला था। सिया को वहां देखकर, साथ ही सिया का मानव के साथ ऐसा बिहेव, मानव का सिया के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वही तीनों भाई भी यही सोच रहे थे और उनके इस विचार में सबसे बड़ा विचार जो था वह ये था कि वह वहां पर थे। इस बात को सिया ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। वह तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वहां उसके और मानव के अलावा कोई वही ना, टोटल इग्नोर। ये बात उनको परेशान कर रही थी, पर इसकी जानकारी उन्हें खुद नहीं थी। तभी वहां बैठे नक्श को जब और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो वह थोड़ी नाराजगी भरी पर ऊंची आवाज में या को आवाज लगाता है, सिया। जब किसी के मुंह से अपना नाम सुना और उसके आवाज में नाराजगी और गुस्सा, साथ ही इतनी ऊंची आवाज सुनकर सिया धीरे धीरे अपने आंखें खुलती है और सामने की ओर देखती है। और जब वह सामने बैठे सभी को देखती है तो एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उन्हें देखकर वह इमोशनल हो गई थी। उसके साथ अब तक हुई सभी चीजों की एक फिल्म उसके आंखों के सामने से गुजर गई और अगले ही पल सिया के आंखों में जो इमोशंस आए थे वह गायब हो गए। अब उसकी आंखें लगभग मानव की तरह ही लग रही थी, ठंडी, इमोशनल लेस और खतरनाक। वो उन सब को एक बार देखती है और फिर मानव को दिखती है। वह कुछ नहीं कहती, बस एक तक मानव को देखती है। मानव उसके सवाल बिना कहे ही समझ जाता है और कहता है, ये लोग कह रहे हैं ये तुम्हें ढूंढने आए हैं, तुम इन्हें जानती हो? सिया एक बार उन सबको देखती है और फिर मानव की ओर देखते हुए बोलती है, खडूस, मुझे नहीं पता ये सब कौन है, और कल आकर कोई भी तुम्हें कहेगा कि वह मुझे जानता है तो तुम क्या किसी को भी इसी तरह हमारे घर में आकर खड़ा कर दोगे? ये बात उसने बहुत गुस्से में गई थी। उसकी इस बात पर मानव के चेहरे पर एक एविल मुस्कुराहट आ गई। वही उसकी बात सुन रहे तीनों भाइयों के चेहरे पर जो कुछ वक्त पहले अलग अलग इमोशंस थे वह अचानक दर्द और थोड़ी निराशा में बदल गए। उनके कानों में बार बार एक ही शब्द गूंज रहा था, कोई भी। फिर मानव राव परिवार के आए सभी सदस्य को देखता है और उन्हें एक मजाक उड़ा देने वाली स्माइल के साथ कहता है, जैसा कि आपने सुना, डार्लिंग ने कहा वह आप सबको नहीं जानते, बात खत्म। अब मुझे लगता है आप सभी को जाना चाहिए, वैसे भी काफी समय बर्बाद कर चुके हैं आप। तीनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि सिया ऐसा क्यों कर रही है। फिर वह कुछ सोचते हैं। जो सिया उन्हें देखकर भागते हुए उनके पास आती थी, उनका अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी, वह आज उन्हें पहचाने से इनकार कर रही है। वो बहुत अलग लग रही थी, पर उन्हें लगा वो कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। और एक बार कोशिश करते हुए अधीर सिया को देखता है और कहता है, सिया ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम हमें नहीं जानती? हम कौन हैं? सिया उसकी आंखों में आंखें डालकर इमोशनल लिस्ट चेहरे के साथ एक दुख जवाब देती है, नहीं। तभी वहां बैठे नक्श को अब गुस्सा आने लगा था। वह सिया को थोड़ा ऊंची आवाज में गुस्सा करते हुए कहता है, सिया ये सब तुम हमारा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना? अगर तुम्हें लगता है कि ये से करने से जो तुमने रागिनी के साथ किया है हम उसे भूल जाएंगे तो ये तुम्हारी बड़ी गलतफहमी है। पर एक सच ये भी है कि हमारे ना चाहते हुए भी तुम राव परिवार की सदस्य हो और हम तुम्हें ले जाने आए हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे अचानक ऐसे भाग जाने से हम सबको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारी वजह से पूरा परिवार शांति से रेस्ट तक नहीं कर पा रहा और तुम यहाँ मस्त आराम से बैठी हुई हो। तुम्हें जरा भी समझ है कि तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ करना पड़ रहा है, और तुम बड़े आराम से कह रही हो कि तुम हमें नहीं। अब ये नाटक छोड़ो और चुपचाप साथ चलो। पहले ही बहुत कुछ हो गया है तुम्हारी वजह से। कोई कुछ कहता या सुनता उससे पहले एक जोरदार गन शॉट की आवाज आए।
जिसे सुनकर सिया और मानव को छोड़कर सभी ने झट से अपना सर नीचे कर लिया और कुछ टूटने की जोरदार आवाज हुई। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही शांति पसर गई। धीरे धीरे राव परिवार के सदस्यों ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखने लगे कि अचानक क्या हुआ। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।